अल्पा जी आप आए हैं ना? यस यस हाँ हाँ, मैं बोली ये बुक रीड कर देना। ओके दे उसका ऐसे लास्ट 3 लेसन्स मैम ने बोला ना, आप अपने आप कर लेना। हाँ 3 या तो थोड़ा थोड़ा सब लोग पढ़ेंगे। हाँ, पढ़ के एक वाला करें। किया। हाँ एक किया, दूसरा बाकी है, लेकिन आपने एक किया? some कोई सेंटेंस तो मालूम नहीं पड़ता है। हिंदी मेरा इतना अच्छा बहुत नहीं सबका ऐसे ही है। यू Okay. डिड से काल निर्णय 6th वन। आई डिड काल निर्णय, हाँ वो ओके रीड कर दिया। वो ओके, हम शब्द लोगों और ने अर्थ। पांडुलिपि संरक्षण किया था। पांडुलिपि संरक्षण में लास्ट, कौन सा छोटा वाला। लास्ट? हाँ ओके हाँ, ओके हाँ हाँ तभी अपने काल निर्णय करेंगे। हाँ ओके। तो आप स्टार्ट करा सकते हो फिर, क्योंकि काल आपने किया है तो इजी रहेगा। या होता है तो तीनों लेसन आज खत्म कर देंगे। हाँ बेसिकली मैंने तो अंडरलाइन किया हुआ है सब, हाँ, लेकिन इसमें मालूम नहीं पड़ता है व्हाट इज इम्पोर्टेंट व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर मी बिकॉज सभी का ये बट एनीवे यहाँ काल निर्णय okay। पांडुलिपि की क्या पांडुलिपि करें? के कौन सी किताब लें? द ये वाली ओके ओके। पहले अपने काल निर्णय से स्टार्ट करेंगे, पेज नंबर 155। अल्पा जी चालू करो, पहले प्रेयर कर लेते, हाँ नवकार मंत्र कर देते। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायणं नमो लोए सब साहुणं ईसो पंच नमुकारो सब पापणासणो मंगलाणं च सवेसि परमं हवै मंगलम् परमं हवै मंगलम्। जय जिनेन्द्र बद सबको। पेज 155 ऑफ पांडुलिपि, ये बुक 155। ये बुक का पेज 155 काल निर्णय। अल्पा जी अब स्टार्ट करो रीडिंग कराना। ओके पांडुलिपि की लिपि के उद्घाटन के बाद काल निर्णय की समस्या आती है। once you know पांडुलिपि then काल समस्या when it is made or when it is written, जिसमें काल संकेत दिया होता है, और दूसरे वर्ग में यह आती है जिसमें काल संकेत का कोई सूत्र नहीं होता। मतलब some में it is written this in sutra it is said which time it was written, sometime it doesn't say। कभी तो काल संकेत वाली पांडुलिपियां काल निर्णय के लिए समस्या बन जाती है कभी कभी। मतलब it sometimes some places have the timing, but sometimes it doesn't match with the one which doesn't have the timing। काल संकेत के प्रकार 3 पदीय काम में काल निर्णय के लिए सामान्यतः 3 प्रकार होते हैं। राज्यारोहण के काल के आधार पर, मतलब राजा के टाइम के अकॉर्डिंगली यू टेक द टाइम। नियमित संवत के उल्लेख से, उसमें संवत लिखा हुआ है, ये संवत में ये किया हुआ था। और समकालीन संदर्भों के आधार पर, अभी ये सेंटेंस आई डोंट अंडरस्टैंड। समकालीन संदर्भों के आधार पर, व्हाट डज दैट मीन? वही काल के सेम काल में, अभी ये काल में अशोक राजा हुए तो सेम काल में ये भी हुआ था, तो समकालीन उसके आधार पर अपने पांडुलिपि का सेम टाइम हाँ। પછી द्वाद स्वसामी अर्थात अशोक कहते ही में यह लेख अपने अशोक का वो सब लेख आते हैं ना, वो अशोक लिपि वो सब आ जाता है। वैसे मैं लेख अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में प्रकाशित करवाया, मीनिंग दे ऑलरेडी राइटिंग विद द राजा का नाम के साथ और टाइमिंग के साथ। वही द्वाद सवसामी मतलब 12वें वर्ष, 12वें वर्ष हाँ, द्वादशामी राइट। सो देन इट इज ऑलरेडी रिटन लाइक दैट। देन राज्याभिषेक के 8वें 10वें वर्ष में लिखवाया आदि मिलता है कि राज्याभिषेक राजा का हो गया, बाद में इतने वर्ष में उसने ये किया वो किया। राज्य वर्ष का नाम दे सकते हैं। इसमें अभिलेख लिखाने वाला राजा काल गणना के लिए अपने राज्याभिषेक के वर्ष का उल्लेख कर देता है। मीनिंग समटाइम to put their thing, their name, they put the राज्याभिषेक, like
and हाँ। that. सुंगो के शिलालेखों में भी यही पद्धति अपनाई गई है. So राजा का नाम it's there in सुंग्रो, वो सुंगो के टाइम पे, और that. इसके बाद आंध्रों के शिलालेखों में गौतमी पुत्र सातकर्णी के एक लेख में काल संकेत का कुछ विस्तार पाते हैं. अभी do we have to take all these और अभी आप एक बार पूरा पढ़ा लीजिए. हाँ. बाद में Okay. अंडरलाइन करेंगे. Okay, fine. So should I read the whole thing or just read the ones I've lined? Can't hear you. शिवाला जी शिवाला unmute जी आप करो. दूर पे है. हाँ. नहीं, हाँ. ये इतना पूरा पढ़ोगे तो ये इतना जरूरी नहीं है ना, ये सब इतना अपने को अच्छा, तो main उन्होंने क्या. अंडरलाइन किया वही पढ़ दे. हाँ, उन्होंने ये कर दिया है तो मैं बोली आप ही स्टार्ट करवाओ. क्या अच्छा उन्होंने कर दिया क्या अंडरलाइन, तो उनको बोलो वो अंडरलाइन वाला ही पढ़े. हाँ ठीक है. Okay. Okay, then the third paragraph में एक दूसरे शिलालेख में पहले मास से बहुल या शुद्ध शुक्ल पक्ष के साथ तिथि तथा वार शब्द का भी प्रयोग किया गया है. मतलब राजा के टाइम का राजाभिषेक के साथ कंटेक्स्ट और शुक्ल और बहुपक्ष कृष्ण पक्षी उसका तिथि का भी संकेत किया हुआ है. शिलालेख में तो रोहिणी नक्षत्र के द्वारा नक्षत्र का मुहूर्त का तक भी दिया गया है. इस प्रकार निमित्त संवत वर्ष के साथ राज्य वर्ष का उल्लेख भी किया गया है. या उतना ही मैंने इस पैराग्राफ में उतना ही अंडरलाइन किया है. बाद में सब राज्यरोहण के काल के आधार पर तो उसके अंदर 3 पॉइंट या 4 पॉइंट लिखे तो हाँ. बस ही बस है. बराबर है. Okay, fine. हाँ. So then we don't have to write all this ना. संवत 500 से इसमें तक के शिलालेखों में वर्ष के साथ. हाँ. जरूरत ही नहीं है. हाँ. प्रारंभ में इसी नेक्स्ट पेज पहली लाइन. प्रारंभ में इसी शक नृपति के राज्याभिषेक का राज्य वर्ष संवत माना गया. अभी this sentence I don't understand. कौन सा वाला प्रारंभ में इस फर्स्ट लाइन. हाँ. शक नृपति के राज्याभिषेक. नृपति बोले तो राजा, शक अच्छा. नाम रहेगा. नृपति बोलते राजा के राज्याभिषेक Okay. का संवत हाँ. माना गया. राज्य वर्ष. हाँ. So वो sometime वो they used to use that as a राज्य वर्ष. विक्रमादित्य संवत ऐसे सब लिखते थे ना, वैसे संवत माना गया. राइट. हाँ. इसके बाद इसी शक संवत के साथ शालिवाहन शब्द का प्रयोग होने लगा और हाँ. उसे शांके शालिवाहन कहा जाने लगा. ओके. निमित्त संवत देने की दूसरी पद्धति द्वारा काल संकेत मिलता है. दूसरी पद्धति द्वारा प्राप्त निमित्त संवत के काल संकेत प्राप्त होने के बावजूद समस्या यह उठती है कि उसे उस काल क्रम में और वर्तमान ऐतिहासिक काल संकेत की परंपरा में किस प्रकार यथास्थान बिठाया जाए. मीनिंग तो समटाइम विक्रम दूसरे पॉइंट में आ गया. निमित्त संवत के उल्लेख से ये दूसरे पॉइंट में आ गया. अब वैसा दूसरा पॉइंट मार्क करो और उसमें बोलो कि ये 4 लाइन आपको मार्क करना है तो सब हो जाएंगे. या सो ये होने के बाद भी द पॉइंट वाज टू कांटेक्ट द सेम, मतलब इतिहास के वर्ष और हमारे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू कंपेयर देम और पुट देम टुगेदर. काल संकेत की परंपरा में किस प्रकार यथास्थान बिठाया जाए. उदाहरण के लिए अशोक के पूर्व के बदली नहीं. ओके. बाद में आई हैव टेकन संपूर्ण जैन बोल सकते हैं. ये ऐसा बोल सकते हैं कि दक्षिण का उत्तर में निमित्त संवत के रूप में शक संवत लोकप्रिय हो गया. यहीं से निमित्त संवत देने की दूसरी पद्धति द्वारा काल संकेत मिलता है. नियमित संवत के और भी उल्लेख मिलते हैं. महावीर संवत या वीर संवत, विक्रम संवत, ईसा पूर्व, ईस्वी काल किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा, किंतु सर्वजन सामान्य होने से शक संवत नियमित हो गया. बराबर. संवत से नियमित और संपूर्ण जैन साहित्य में इसी निर्वण संवत का उल्लेख मिलता है. बराबर है. राइट. तो महावीर संवत का भी मिलता है. हाँ, तो अपन लिखेंगे महावीर संवत को मार्क कर देते हैं. विक्रम संवत भी. हाँ, संवतों का. हाँ, विक्रम संवत को मार्क कर देते हैं. हाँ, 3 संवतों का आपसी
प्राप्त होता है। विक्रम संवत, वीर निर्वाण और संवत से, और ये दोनों का लास्ट परस्पर। वाला पैराग्राफ है ना, अब यदि वीर निर्वाण के वर्ष का वीर निर्वाण के वर्ष का ज्ञान, हाँ, राइट, तो काल संकेत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेगा, किंतु सर्वजन मान्य होने से सक्षम नियमित हो गया। बस इसको यही खत्म करते दूसरा पॉइंट को, है ना। ओके, राइट, ओके। नाउ समकालीन रेफरेंस संदर्भों के आधार पर काल निर्णय के संबंध में उपर्युक्त दो पद्धतियां के अतिरिक्त एक तीसरी पद्धति समकालीन संदर्भों के आधार काल संकेत प्राप्त करने की है। जब ऐसे लेख प्राप्त हो जिनमें न राज्यारोहण के वर्ष की गणना दी गई है और न ही निम्नित संवत का उल्लेख है, तब उन लेखों में संदर्भित समकालीन शासकों या व्यक्तियों के आधार पर काल निर्णय किया जा सकता है। मीनिंग उसमें से जो रूलर है उसके टाइम का कनेक्शन हो सकता है, राइट। ओके, बराबर। ये एग्जांपल दिया है, उदाहरण के लिए। हाँ, अशोक का एग्जांपल दिया है। उनकी ज्ञात तिथियों के आधार पर अशोक का काल निर्णय हो सकता है, किंतु इस प्रकार तिथि निर्धारण में गलत पाठ पढ़े जाने से भयंकर भूल भी हो सकती है। जैसे मौर्य संवत की कल्पना गलत पाठ पढ़ने से ही की गई, अन्यथा मौर्य संवत जैसे कोई बात नहीं है। आएगा ना ये पॉइंट में? लास्ट वन, व्हाई दे मेक अ मिस्टेक। यस, ये 3 पॉइंट मेन अपने को करना है। तो पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे? देखो, में संदर्भित समकालीन शासकों या व्यक्तियों के आधार पर काल निर्णय किया जा सकता है ना। बराबर। एक फर्स्ट लाइन वो मार्क कर देते हैं। सेकेंड लाइन, उदाहरण के लिए अशोक के शिलालेख में समकालीन तथा उनकी ज्ञान तिथि के आधार पर अशोक का काल निर्णय हो सकता था। आपने कितनी लाइन मार्क की है अल्पा जी? बस वही तक। इतनी अंतः ज्ञात तिथियों के आधार पर अशोक का काल निर्णय हो सकता है। बाद में एंड में लास्ट 3 लाइन, किंतु इस प्रकार तिथि निर्धारण में गलत पाठ पड़ जाने से भयंकर भूल भी हो सकती है। So that is the reason why you can make a mistake in that one also. बराबर है? बराबर, इजी है। हाँ, अंतरंग साक्ष्य। अंतरंग साक्ष्य, that is intimate evidence. मेरे को तो हिंदी भी चेक करनी पड़ती है, I don't know हिंदी so much. अतः ओके, उसमें भी पहला पैराग्राफ है। अतः ये इंग्लिश में क्या है आप अंतरंग साक्ष्य? अंतरंग is intimate and साक्ष्य is evidence. That comes in my dictionary. So yeah. साक्षी आगे पढ़ेंगे तो समझ आएगा। इंटरनेट intimate evidence. अतः कहा जाता है कि काल संकेत समकालिकता एवं ज्ञात संवत की पद्धति से संतोषजनक रूप में नियमित संवत में काल निर्णय किया जा सकता है। काल निर्णय की एक और पद्धति भी हो सकती है, अंतरंग साक्ष्य। जब किसी रचना में कोई काल संकेत नहीं दिया गया हो, तब यह अंतरंग साक्ष्य के पद्धति काम में ली जा सकती है। इस पद्धति में रचना के वर्णन विषय में मिलने वाले उन संकेतों का या उल्लेखों का सहारा लेना होता है जिनमें काल की किसी भी प्रकार की संकेत करने की क्षमता हो। मीनिंग व्हाटएवर यू कैन फाइंड इन दैट थिंग, कोई भी राज्य का नाम और कुछ भी और टाइम और एविडेंस, वो सब देख के टाइम डिसाइड कर सकते हैं। जैसे उदाहरण एग्जांपल दिया, उदाहरण। और अतः अष्टाध्यायी में प्राप्त सामग्री के आधार पर समय का अनुमान विद्वानों ने किया है। यही कारण है कि इन विद्वानों की अनुमान भी परस्पर अत्यधिक भिन्न है। But that is also become a reason also because everybody has a different answer, right? It means the same thing.
भिन्न है, उनका भी विचार भिन्न है। Then they have given all the example कि एक विद्वान ने यहाँ ये टाइम दिया है, एक ने 7-8 दिया है, वो I don't think that is important. Then I went straight to अतः कभी कभी काल निर्णय, first paragraph page 160, last 5th line. अतः कभी कभी काल निर्णय हेतु ग्रंथकार के ग्रंथ में आई सामग्री के आधार पर भी निर्भय किया जा सकता है, meaning whatever they have used in that thing, right? सामग्री मतलब the papers and all that. निर्भय किया जा सकता है। साथ ही तत्कालीन प्रचलित अनुश्रुतियों को भी अनदेखा नहीं छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार प्राचीन लेख, साहित्य ग्रंथ एवं अन्य पांडुलिपियों के संबंध में काल निर्णय हेतु अंतरंग साक्ष्य अत्यधिक सहायक हो सकता है। या यस, बराबर। ओके, नाउ उपर्युक्त पद्यों का नहीं, हाँ, जिसे उपर्युक्त पद्यों के अतिरिक्त काल संकेत की और भी पद्धतियां हैं, जैसे जटिल पद्धति, दैट इज ऑल्सो वन पद्धति कह सकते हैं। प्रायः 15वीं शती के बाद के हस्तलिखित साहित्य का लेखों में इस पद्धति को दो देखा जा सकता है। इस पद्धति के द्वारा रचनाकार चमत्कार, कवि कौशल्य या अनोखापन दिखाने का प्रयास करता है। मीनिंग एट दैट टाइम 15वीं शताब्दी में जो लिखते थे वो कुछ अनोखा लिखते थे, to make it different from other people, right? It makes sense. I mean it, yeah. अथवा यो कहिए कि यह नवीनता प्रदर्शित करना चाहता है। So that is जटिल पद्धति. One more. With that you can also recognize. Then I went down all the way down. अतः काल संकेत की यह पद्धति जटिल पद्धति मानी जा सकती है। Then काल निर्णय की समस्या है। काल निर्णय में कौन सी समस्या आता है? पाठ भेद। ये समस्याएं अधिकांश प्राचीन पांडुलिपियों के संदर्भ में आती है। 3rd लाइन, जब एक ही ग्रंथ की अनेक प्रतियां उपलब्ध है और उनके काल संवत विषयक पंक्तियों के पाठ भेद हो, मीनिंग दे ओनली डिफर, सेम थिंग, ग्रंथ सेम है लेकिन दे डिफर इन सम वेज, बराबर? दैट्स व्हाट इट मींस। एंड देन उदाहरण दिया हुआ है, वो मैंने नहीं लिया है, बाद में वेंट टू 2nd पैराग्राफ। इस प्रकार इतने संवतों में से असली संवत निकाल पाना मुश्किल है। यद्यपि इस समस्या का निदान पाठालोचन के विद्वानों के पास है, फिर भी कभी कभी तो पाठालोचन के विद्वान भी कोई निर्णय ले पाने में असमर्थ रहते हैं, क्योंकि संवत का प्रारंभ कहीं चैत्रादि से तो कहीं कार्तिकादि से माना जाता है। मीनिंग somebody starts with 14 and somebody starts with the तो ठीक हाँ, that's why you cannot have the ठीक तिथि निर्णय, you cannot do। उसके अलावा संवत का उल्लेख गत और वर्तमान दोनों के लिए होता है। यह भी ध्यान रखना चाहिए, पाठ भेद की समस्या के कारण कभी कभी पंचांग सिद्ध संवत भी अप्रामाणिक हो जाता है। मीनिंग different part in this same book has a different book has a different part, है उसके लिए चेंज हो सकता है। Does it mean that? पाठ समस्या के कारण कभी कभी पंचांग संवत भी अप्रामाणिक, मतलब वो परफेक्शन नहीं रहता वहां पे। ओके, मतलब अलग अलग हो जाता है, चेंज है। ओके, सो देन वन इज पाठ भेद, द सेकंड वन इज पाठ दोष। पाठ भेद के बाद पाठ दोष की समस्या खड़ी कर देता है। इसका मूल कारण है पाठ का भ्रांत पठन। भ्रांत पठन इज रॉन्ग पठन, ना, रॉन्ग रीडिंग। भ्रांति एक डाउट से भ्रांति हो जाती है, जैसे हाँ, पठन, भ्रांत पठन का या वाचन के कारण 60 का 8 पढ़ा जा सकता है।
So that is you change it 40 का 42 all that way. पाठ दोष के कारण कभी कभी इतनी विकृति आ जाती है कि उसके मूल की कल्पना करना भी दुष्कर है. Yeah. Then the next page. विविध संग संवत का उल्लेख. The third one. जब किसी ग्रंथ में सामान्य परंपरा से हटकर रचनाकार एकाधिक संवतों को प्रयोग कर देता है, तब भी काल निर्णय में एक समस्या खड़ी हो जाती है. विक्रमी के साथ हजरी या दोनों के एक साथ आ जाने पर निर्णय करना कठिन हो जाता है. So what does that mean? This means meaning sometimes they put both the samvat in the same text. इसमें हिजरी बोल रहे हैं आप? हाँ, हिजरी या विक्रमी के साथ हिजरी या दोनों के एक साथ आ जाने पर निर्णय करना कठिन हो जाता है. हाँ, हिजरी यानी मेरे को समझा नहीं, हिजरी का मतलब प्रॉपर मीनिंग नहीं समझा. तो मैं आई थिंक हिजरी वर्ड इज मुस्लिम. मुस्लिम का भी पंचांग रहता है ना. नहीं मालूम. वो ना मैम को पूछ लेंगे. मुझे ऐसे लगता है हिजरी संबंध आता है. हाँ, तो मैम. So when you compare Vikrami to Hijri, then it gets confused. फिर मैं गूगल तो मालूम पड़ जाएगा. आप बोले जैसे हिजरी. इवन आप गुजराती और मारवाड़ी का देखेंगे ना, तो सब पंचांग अलग अलग है. हाँ, आप लोग का जब शुक्ल होता है तभी हमारा वध रहता है, चैत्र रहता है तभी हमारा फाल्गुन रहता है. तो शुक्ल वध ऐसे बोलने का ढंग अलग अलग है, बाकी तो सेम थिंग रहती ना. नहीं, 15 दिन का फर्क आता है. कभी आप देखना, आपका पंचांग का तिथि मेरा पंचांग का तिथि अलग आएगा. तो अभी हमारा फाल्गुन आता है और स्थानक वालों का भी अलग आता है. नहीं, मंदिर और स्थानक का नहीं, मारवाड़ी गुजराती का. अच्छा, ऐसे भी मारवाड़ी गुजराती. तिथि का. अभी आपका क्या चालू हुआ? हमारा yesterday was अमावस for us. Yesterday तमिल वालों की भी कल अमावस हो गई. हाँ, सबका अमावस हो गया. अभी हमारा वैशाख आज सुद एकम है. हाँ, तो सुद एकम हो गया हमारा भी. एक्चुअली वैसा नहीं हुआ. पक्की हमारे में बोलते पक्की. तो वो पक्की में क्या होता है, 14 को पक्की आ जाती है तो अमावस आ ही जाती है उसमें. वो तो बराबर है. अभी आज के दिन क्या है आपका? आज के दिन अभी अमावस मान रहे, अमावस ही मानेंगे. पर निकल गई अमावस एक्चुअली. नहीं, ठीक है. कल एकम है. चालू हुआ. पर रेनू आजकल जब पक्की रहती ना, उसी दिन पक्की रहती है, आधीच रहती है दूसरे दिन, पर वो अपन अमावस मान लेते हैं. वो तो बराबर है. अभी वैशाख, हमारा वैशाख सूद चालू होएगा. वो एक दिन का फर्क हो सकता है, जैसे मंदिर और स्थानक में ना, एक दिन का. 15 दिन का नहीं होगा. 15 दिन का तो सवाल ही नहीं आता. किसी के इसमें नहीं होगा वो तो. अब अभी कौन सा महीना चालू हुआ? देखो, वैशाख रहेगा. हमारा वैशाख सूद है. हाँ, सबका सूद ही है. कल सूद, हमारे कल से सूद लग जाएगा. बस सबके सूद ही लगेगा, क्योंकि चंद्रमा के ऊपर और इसके ऊपर ही तो चलता है, पूनम और अमावस के ऊपर. वैशाख सूद है हमारा. हिजरी यानी देखो ना गूगल में, रेनू देखो ना हिजरी क्या है. हिजरी, ओके. हाँ, हिजरी ऐसे ही है, मुझे मालूम है. गुजराती मुस्लिम जो रहते हैं ना, देखो. हाँ, देखो. लेकिन वो पंचांग में हिजरी लिखा हुआ होता है. हाँ, वही होगा. In the end it says the last 4 line ना, इस प्रकार अनेक अभिलेखों एवं ग्रंथों में 2 या 3 संवत अथवा सन ही नहीं आए हैं, अपितु अनेक संवतों का उल्लेख हुआ है. इसलिए उन्हें वर्तमान ईस्वी सन एवं विक्रमी नियमित संवतों में बिठाने में समस्या उत्पन्न हो जाती है. So that it means the same thing. आपने बोला वही होगा, शायद हिंदी में ही होगा. I mean मुस्लिम या years होगा. Okay, अभी भारत में अभी प्रांत का अलग अलग. अभी ये हो गया. अभी बाद में भारत में कितने कितने संवत और सन संवत है वो दिखाया हुआ है. एक वर्धमान संवत, बडली अजमेर में प्राप्त शिलालेख में वीर संवत का उपयोग हुआ है. वो महावीर भगवान के निर्वाण के 84वें वर्ष में लिखा गया है. इसलिए वीर संवत. ये मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन में अपने को बस ये पॉइंट लिखे तो बस है. इतना डिटेल लिखे तो ले जाए. अच्छा, खाली भारत में 25 सन संवत
वर्तमान संवत, राज्य वर्ष, नियमित संवत, तालिबान, तो जो नाम है वो लिख देना, बस हो गया। ओके फाइन फाइन, हाँ तो वो सब आ रहे हैं। हाँ, क्यों लिखने संवत, इतना। हाँ ओके। सो देन इट्स इन प्रमुख सन संवतों के अलावा और भी अनेक गौण संवत है जिनका ज्ञान एक पांडुलिपि वैज्ञानिक के लिए अपेक्षित माना जाता है। If you doing पांडुलिपि further, you need all these other ones also. ऐसे कुछ संवतों की सूची निम्न प्रकार है। सप्तर्षि संवत, देन कलियुग संवत, बुद्ध निर्वाण संवत, बारहस्पत्य संवत्सर, ग्रह परिवृत्ति संवत्सर, हजरी संवत्सर आ गया, it's down there, हजरी सन्ना, पैगंबर मोहम्मद, you are right, मुस्लिम, हाँ yeah, पैगंबर, हाँ। then Sahur रेणु चली गई, I think she was trying and she must have logged off by mistake. पैगंबर आ गया ना मुस्लिम, Yeah, हाँ, yeah, then Sahur Sun, Sur Sun या अरबी सन, so all these लिखना पड़ेगा ना नाम तो, नाम तो लिखा, असली सब, हाँ ओके। हमें काल गणना में आने वाली अड़चने, काल गणने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। ओके, हमारे देश के काल गणना के आधार पर सीधे सरल न होकर अत्यंत जटिल है, जिसके कारण काल गणना में अनेक प्रकार की अड़चने आती है। जैसे यह जानना बहुत कठिन है कि वह संवत चैत्रादि, आषाढ़ादि, श्रावणारी या कार्तिकादि है या अन्य। उसके बाद यह पूर्णिमांत है या अमांत। ये वर्ष कभी वर्तमान रूप में, कभी गत, विगत या अतीत रूप में लिखे जाते हैं। सबसे अधिक कठिनाई तो तब होती है जब तिथि लिखने समय लेखक से गणना में भूल हो जाती है। हो सकता है लेखक को बोलने वाले का गणित ज्ञान ही कमजोर हो। हाँ, एक मिनट, वो मुस्लिम देशों में उनके ग्रंथों में धार्मिक वही है, 11 दिनों का फर्क है। It's already there in the book only, page 164. अच्छा, last Hajri San, yeah. So basically we did, then after you log off, we did Bharat mein Prachalit San Samvat. अच्छा, so all these, we just taking a name, that's what Shirbala ji said, that you'll just need the name, you don't have to write all the explanation. अच्छा, okay. So then उसमें आ जाता है, और these are Hajri Sannar, and all these are other ones, the extra ones they have, which any people who wants to do Pandulipi, they have to know, like that. अच्छा, मैं सोच रही हूँ कि इतना नहीं लिख पाएंगे अपन, इतने लिखे पॉइंट तो बस से करके, फिर भी ये ना तो मतलब हाँ पूछ सकते हैं, क्योंकि इतना लिखना बहुत मुश्किल है। इतना याद भी नहीं रहेगा भाभी, जितना शॉर्ट बोल सकते हैं उतना शॉर्ट बोल सकते हैं ना, तो पॉइंट में इजी हो जाता है। हाँ, बराबर है, राइट। ओके, देन वी वेंट टू काल गणना में आने वाली अड़चने। What is the problem in that? Because sometimes people have a problem with चैत्रादि, आषाढ़ी, उस सब में everybody has a different this thing. और बाद में ये भी है कि लिखने वाले या गिनने वाला भी कमजोर हो तो चेंज हो सकती है डेट, या शब्द में काल गणना में आने वाली अड़चन है। काल गणना में आने वाली अड़चन, ABCD, एक लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन खत्म, तो याद रखने में थोड़ा इजी रहेगा। राइट। ओके, ये इसकी कोई जरूरत नहीं ना, इस प्रकार के जटिलता के समय डॉक्टर LD, ये सब नहीं ये सब याद है। हाँ ओके, देन बस है, ये वर्ष कभी वर्तमान रूप में, कभी गत, विगत या अतीत रूप में लिखे जाते हैं, एक पॉइंट। कभी कभी समय लेखक से गणना में भूल हो जाती, दूसरा पॉइंट। कभी कभी को बोलने वाले का गणित ज्ञानी कमजोर हो, इस प्रकार की भूलें होती है, बस खत्म कर देना वहीं पे। No, there is one point here. शब्दों में काल संख्या देना, भारत में शब्दों में अंकों को लिखने की प्रणाली से भी काल निर्णय में अड़चनें उपस्थित हो सकती है। बस ये 5 पॉइंट के तो बस है।
और एक और भी एक है ना, एक और है, एक नहीं 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 बस 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 ना। एक मिनट, दूसरा वाला भी है। There is one more. It says काल निर्णय में तिथि विषयक समस्या तब आती है जब तिथि का नाम उस तिथि के स्वामी के नाम से किया जाता है। It's last हाँ, यस यस, मिल गया, 6th line। 6 लाइन मिल गया। या ओके। अभी काल संकेत रहित ग्रंथ के काल निर्णय की पद्धति। ग्रंथ की काल संकेत रहित ग्रंथी। अच्छा, पांडुलिपि ज्ञान के अनुसंधान कर्ता को प्रायः ऐसी अनेक रचनाएं खोज कार्य के दौरान प्राप्त होती है जिन पर किसी भी प्रकार का रचना काल का संकेत नहीं दिया होता है। ऐसी पद्धति में काल निर्णय हेतु निम्नलिखित साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। बाह्य साक्ष्य અને अंतः साक्ष्य। What is साक्ष्य? साक्ष्य means the proof. Proof. Okay. Okay. बाह्य साक्ष्य में निम्नलिखित बातों का आश्रय लेना पड़ता है। बाह्य उल्लेख, अन्य सामयिक रचनाकारों द्वारा उल्लेख, मीनिंग रचनाकार विषयक। Now this part you'll have to explain me because I don't understand. I understand ऐतिहासिक घटनाक्रम, सामाजिक परिस्थितियां, that part I understand. सांस्कृतिक परिवेश is cultural surrounding, right? Okay. So now the other two one. रचनाकार विषयक लोक अनुश्रुतियां. What does that mean? मेरे ख्याल से वो जैसे मेरे को क्या, तो मेरे को नहीं मालूम, मेरे को ऐसा लग रहा, कुछ बोल रहे हैं रीता जी आप? रचनाकार विषय मतलब लोक नहीं, मैं नहीं बोली कुछ, मैं म्यूट ही है। अच्छा, लोक प्रचलित जो भी बातें हैं ना, वो रचनाकार विषय जो लोक प्रचलित बातें रहती रहूंगी, वही अनुश्रुतियां, लोक अनुश्रुतियां रह सकती, फिर भी अपन नाम लेंगे ये। ओके। और बाह्य उल्लेख, अन्य समसामयिक रचनाकारों द्वारा उल्लेख, उस समय के समसामयिक, उनके समय के जो भी है रचनाकार, उनका उल्लेख, उनके द्वारा हुआ उल्लेख। ओके, फाइन फाइन, थैंक यू। या देन अनंत सांख्य, स्थूल पक्ष, लिप्यासन, कागज आदि, स्याही, लिपि, लेखन शैली, अलंकार, अन्य। स्थूल पक्ष में ही आता है। सूक्ष्म पक्ष में विषय वस्तु से रचना में आए उल्लेखों से ऐतिहासिक ग्रंथकारों रचनाकारों के उल्लेख, समय वर्णन, सांस्कृतिक विवरण અને सामाजिक परिवेश। व्हाट इज परिवेश? सामाजिक परिवेश या सामाजिक सराउंडिंग बोल सकते हैं, या सामाजिक, हाँ सराउंडिंग ही एक्चुअली परिवेश। या पिक्चर भी डालते होंगे ना उसमें, उसके परिवेश, जैसे ड्रेस क्या पहने हुए, कपड़े या परिवेश, वो भी हो सकता, या सराउंडिंग, दोनों में से। और सांस्कृतिक विवरण इज संस्कृति का डिस्क्रिप्शन, कल्चरल जो। Okay, then भाषा विशेष्य से। So basically when you writing this, write बाह्य सांख्य के मुद्दा, then अंत सांख्य के क ख ग, just write the point. That's it. कई लिख सकेंगे। Yeah, okay. भाषा वैशिष्ट्य, what does that mean? भाषा के मतलब भाषा की विशेषता से। ओके। से so that is व्याकरण संबंधी, शब्द संबंधी और मुहावरों संबंधी. So depending on what व्याकरण or what शब्द you have used or मुहावरा you use, you know which time it is written, like that, right? बराबर। विशेषता, कोई पण विशेष भाषा की विशेषता किससे? व्याकरण से, शब्दों से, या तो मुहावरों से। ओके।
And then the third one is वैज्ञानिक प्रविधि, प्राप्ति स्थान का भूमि परीक्षण, वृक्ष परीक्षण, અને कोयले से आदि. कोयले से आदि means what? कोयले से क्या चीज है? This वैज्ञानिक प्रविधि. So वैज्ञानिक तरह से कैसे? कोयले means coal. अभी कोल का भी years मालूम पड़ता है ना. किसका? जैसे भूमि का परीक्षण करने से मालूम पड़ता, कोई भी जगह का मालूम पड़ता है ना, जगह में गए तो इतना साल पुराना है. वैसे वृक्ष है ना, उसके भी बार्क में से मालूम पड़ जाते इतने साल पुराना वृक्ष है. कोकोनट ट्री है तो उसके बार्क में से मालूम पड़ जाते इतना. वैसे कोयला भी है ना, तो उसका भी मालूम पड़ जाते इतने साल पुराना कोयला है. So that's कोयला, actual कोलसा. Okay. हाँ, कोलसा. एक्चुअल कोयला. Okay. फिर वापिस आया को अपने पहले जो कर दिया ना बाह्य साक्ष्य. हाँ, बाह्य साक्ष्य वही फर्स्ट जो वापिस किया आता है. उसका निबंध के रूप से. हाँ, निबंध के रूप से. इसमें भी पहले अंडरलाइन पॉइंट वाइज था, अभी निबंध. हाँ, नहीं इसमें भी अंडरलाइन किया है. एक सेकंड. जिस ग्रंथ का रचनाकाल संबंधी संकेत सूत्र रचना में नहीं प्राप्त होता है, तब हमें बाह्य साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता. ऐसी परिस्थिति में संदर्भ ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए. ओके. और इससे इस कवि के काल निर्णय में काफी सहायता मिल सकती है. लाइक once you do that. अच्छा, ये सेंटेंस प्लीज कैन यू एक्सप्लेन मी. इस प्रकार नेक्स्ट पेज में बिगिनिंग वन, इस प्रकार काल निर्णय की दृष्टि से निचली सीमा का पता तो लग ही जाता है, लेकिन कई बार इसे संदर्भ ग्रंथों में प्रक्षिप्तांश की गुंजाइश रहती है. व्हाट इज प्रक्षिप्तांश? एक बार पूरा पढ़े तो ही समझ में थोड़ा सा. या नो सेंटेंस यू कैन रीड. इस प्रकार. एक्चुअली मैंने इसको किया ना, तो कुछ इतना समझ में नहीं आ रहा है. पढ़ा रहता ना तो एक बार थोड़ा सा मालूम पड़ जाता है. ओके. नहीं तो जल्दी, तो इसमें थोड़ा वर्ड भी टफ आ रहे हैं. गूगल में भी नहीं मिल रहे. नहीं टफ है. मैंने एक दो वर्ड मैम से भी पूछा था ना बीच में, तो थोड़ा टफ है. नहीं तो फिर थोड़ा पढ़ने से थोड़ा सा कनेक्शन लगा सकते हैं. प्रक्षिप्तांश की गुंजाइश रहती है. बोलते ना दोनों व्यूज, डबल व्यूज की गुंजाइश रहती है. मेरे व्यू से वैसे होता है. पक्षपात शब्द बोलते ना, पक्षपात थे. हाँ. And निचली सीमा is the bottom line. की दृष्टि से निचली सीमा का पता तो लग ही जाता है. एक्चुअली ये पूरा पैराग्राफ पढ़े तो ही समझेगा वो. हाँ, नहीं आप रीड करो. मुझे तो पूरा पैराग्राफ पूरा तभी नहीं मालूम पड़ा. जब तक हमें बाह्य साक्ष्य का, देखो पढ़ते अपन सब में पढ़ते हैं. इस का रचना काल संबंधी संकेत सूत्र, जिसको ध्यान में आ रहा है वो बोल देना. एक बार मैं पढ़ती हूँ पूरा. इस ग्रंथ का रचना काल संबंधी संकेत सूत्र रचना में नहीं प्राप्त होता है, तब हमें बाह्य साक्ष्य का सहारा लेना पड़ता है. ऐसी परिस्थिति में संदर्भ ग्रंथों का अवलोकन करना चाहिए. संदर्भ मीनिंग कनेक्टिंग. हाँ, बैटरी डाउन हो रही है मेरी. 1 मिनट. संदर्भ ग्रंथों मीनिंग रीटा मैन इट्स कनेक्टिंग ग्रंथ. कनेक्टिंग. मतलब एक मतलब 2-3 ग्रंथ है उसका अवलोकन. ऐसी परिस्थिति में संदर्भ ग्रंथों का सेम टाइप ऑफ ग्रंथ कनेक्टिंग. क्योंकि कई बार इन संदर्भ ग्रंथों में आलोच्य रचनाकार एवं उनके ग्रंथों के विवरण के सूत्र भी मिल जाते हैं. जैसे नाभादास क्रूद भक्तमाल और उसकी टीकाओं में मध्यकालीन संत भक्तों का उल्लेख किया गया है. तो जो भी मतलब एक काल में जो संत होते हैं ना, उनके जो एक ग्रंथ रहते हैं, तो वो मतलब एक से एक कनेक्शन जैसे ही रहते हैं. तो जैसे नाभादास
कृत भक्तमाल उसकी टीकाओं में मध्यकालीन संत भक्तों का उल्लेख किया गया है। हो सकता है आलोच्य कवि या ग्रंथकार के संबंध में भी वहां कोई सूत्र मिल जाए, इससे उस कवि के काल निर्णय में काफी सहायता मिल सकती है। तो ये जो उस टाइम में जो होते हैं उसके मतलब वहां पे पढ़ने से तो अपने को काल निर्णय में सहायता मिल जाती है। समकालीन जो भी ग्रंथकार है उनके, क्योंकि सामान्यतः जिन रचनाकारों का भक्तमाल में उल्लेख है वे भक्तमाल के समसामयिक या पूर्व के ही हो सकते हैं, जब भी के या थोड़े पूर्व के ही होंगे। इस प्रकार काल निर्णय की दृष्टि से निचली सीमा का पता तो लग ही जाता है। मतलब वो ये दृष्टि से वो एक थोड़ा सा पोर्शन तो समझ ही जाता कि ये पहले का रहेगा या समकालीन रहेगा करके। ओके। तो वो निचली सीमा का पता लग जाता। लेकिन कई बार ऐसे संदर्भ ग्रंथों में प्रक्षिप्तांश की गुंजाइश रहती है, थोड़ा सा डाउट भी रहता है प्रक्षिप्तांश बोल तो कि वापस चेक करना पड़ेगा उसको। एक बार मतलब पढ़ने से नहीं होता है, उसको वापस चेक करना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। वही ड्यूअल मीनिंग में वही बोली आपको, प्रक्षिप्तांश मतलब ड्यूअल मीनिंग भी लगता है। अभी एक ही टाइम के है या तो बाद के है, ये ड्विंडलिंग अपने बोलते हैं ना, इधर भी उधर भी, वैसे लगता है प्रक्षिप्तांश। मतलब वही उसमें मतलब तुमको डाउट रह सकता है। हाँ, अतः ध्यान ये रखना चाहिए कि वे अंश मूली हो, शेपक नहीं। फिर वो ध्यान रखना चाहिए कि अंश मूली है क्या करके देखना, मतलब प्रॉपर है क्या। शेपक नहीं, मतलब डुप्लीकेट जैसा लगता मेरे को शेपक बोले तो। मतलब अभी कोई ग्रंथ रहता वो प्रॉपर है या मूल है, या फिर वापस कोई ने उसका वो ट्रांसलेशन करके लिखा है, ये रह सकता, मैं कंफर्म नहीं हूँ। क्योंकि पढ़ने से जो समझ में आ रहा होगा अपन मैम से पूछ लेंगे, उसमें कुछ नहीं है ना। संदर्भ ग्रंथ के अलावा कई बार एक ही रचनाकार पर पूरा ग्रंथ लिखा हुआ भी मिल सकता है, किंतु पाठालोचन आदि की दृष्टि से उसकी प्रामाणिकता संदेह रहित होनी चाहिए। देखो वो सब एक्चुअली है ना, कोई भी मतलब वो ग्रंथ ऐसा रहना चाहिए कि वो मूल रहना चाहिए, उसमें संदेह नहीं आना चाहिए। यदि संदेह आ गया तो फिर कंफ्यूजन, मतलब क्लियर नहीं रहेगा वो। उदाहरण के लिए महात्मा तुलसी के एक अंतेवासी वेनी माधव दास ने मूल गुसाई चरित्र लिखा था। इस ग्रंथ से तुलसी विषय काल संकेत संबंधी प्रामाणिक सूचना मिलने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि वो एक एग्जाम्पल से समझा रहे हैं अपने को कि उन्होंने जो चरित्र लिखा था उसमें मतलब करेक्ट सूचना, प्रामाणिक बोलता करेक्ट सूचना मिलने की उम्मीद की जा सकती है। लेकिन जब वो चरित्र की प्रामाणिकता का आंकलन किया तो ये रचना ही अप्रामाणिक निकली, वो रचना ही बराबर नहीं थी, झूठी थी। तो इस तरह की मतलब उसके ऊपर ही है, वो जो ऊपर का सेंटेंस है ना इसको कनेक्ट करता है कि डुप्लीकेट आ गया तो उसको अपने को चेकिंग करना है, क्योंकि ग्रंथ ही पूरे के पूरे बदल जाते हैं। मीनिंग है नष्ट करने वाला। हाँ, नष्ट करने वाला, किसका? क्षेपक। हाँ, क्षेपक नष्ट या टू डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय पर यहाँ पे अंश मूल ही हो, शेपक नहीं हो बोले तो अप्रामाणिक नहीं हो। एक्चुअली इसका मीनिंग यहाँ ये लग रहा है, शेपक नहीं, झूठ नहीं हो, झूठ नहीं हो, बस नष्ट करने वाला, झूठ नहीं हो। हाँ, फिर ये वापस उन्होंने वही बस इतना ही समझा है इसमें, और कुछ नहीं है बस। मतलब वो ग्रंथ बराबर रहना चाहिए, मूल रहना चाहिए। शेपक के जगह अपन लिख सकते हैं कि ग्रंथ अप्रामाणिक नहीं हो, वो ही रिपीट किया हुआ है बस, वो एक दो पॉइंट लिख सकते हैं, लिखना है। वही है। हाँ, so there's only the first paragraph. हाँ, रचनाकार विषयक लोकानुश्रुतियां। पढ़ू आगे या? हाँ, पढ़िए आप। नहीं, पूरा पढ़ना है या? हाँ, कंप्लीट कर देंगे ना। ओके। रचनाकार विषयक लोकानुश्रुतियां काल संकेत रहित रचनाओं के काल निर्णय में, अभी लोकानुश्रुतियां पूछे थे ना आपने, वो पॉइंट अभी यहाँ पे क्लियर हो सकता अपना, कि कभी कभी बहुत सहायक सिद्ध हो जाती है, उनमें कभी कभी खोई हुई कड़ियां मिल जाया करती है। ऐसी परिस्थिति में रचनाकार विषयक लोकानुश्रुतियों का संग्रह कर उनकी प्रामाणिकता की परीक्षा करनी चाहिए।
लेकिन जनश्रुतियां यदि इतिहास सम्मत नहीं है तो वे प्रामाणिक नहीं मानी जा सकती। महात्मा तुलसीदास एवं मीरा के संदर्भ में यह अनुश्रुति है कि देखो, मीरा ने उनको पत्र लिखा था और उन्होंने, ये एक बात है, अनुश्रुति है कि ऐसी कहावत है या अनुश्रुति है कि मीरा ने उनको पत्र लिखा था और उन्होंने उसको जवाब दिया था, किंतु ऐतिहासिक प्रमाणों से यह सिद्ध है कि मीरा तुलसी से पूर्व ही स्वर्गीय हो चुकी थी। मतलब ऐसे अपन एक समाज में फैल जाती है ना बातें, अपन कहानियां बना लेते हैं, वो है ना अनुश्रुतियां। इसलिए कोई भी जनश्रुति मतलब लोक साहित्य, लोक नहीं, अभी जैसे अपने को कहानी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि कहानी की ऐसा हुआ था, अब जैसे मीरा का ऐसा हुआ था, पर वो उसके भी अपने को चेकिंग करना है। तो इसलिए कोई भी जनश्रुति मतलब जनों के द्वारा बोली हुई या सुनी हुई, श्रुति बोले तो सुनना, श्रुत बोले तो सुनना, है ना, तो सुना हुआ बोला लोक कथा, लोक कथा, यस यस। तो जब तक व्यर्थ है तब तक कि वो अन्य ठोस आधारों से प्रामाणिक नहीं मान ली जाए। मतलब जो भी कहानियां हैं लोगों की बनाई हुई, जब तक कि उसको प्रामाणिक नहीं मिलता तब तक कि उसका विश्वास नहीं करना। बस वो एक पॉइंट लिखे तो इतना, मतलब पढ़े तो ही समझ रहा है, नहीं तो नहीं समझता है। फिर ऐतिहासिक घटनाक्रम, काल निर्णय हेतु ऐतिहासिक घटनाक्रम का भी महत्वपूर्ण स्थान है। ये बाह्य साक्ष्य कहलाती है, बाह्य की साक्षी है, किसी अंत साक्ष्य के सहारे इनकी सहायता ली जा सकती है। इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि वामन के संबंध में राज तरंगिनी में उल्लेख है कि वह जयापीड़ का मंत्री था और विहलर ने बताया कि कि कश्मीरी पंडितों में यह जनश्रुति है, ये जन मतलब जनों की ये है भाषा है, सुना हुआ है। यह जयपीड़ का मंत्री वामन ही काव्यालंकार सूत्र का रचयिता और रीति संप्रदाय का प्रवर्तक है। उस ऐतिहासिक आधार पर वामन का काल 200 ईस्वी सन के लगभग निर्धारित किया जा सकता है। इस संबंध का कोई संदर्भ हमें वामन की कृति में नहीं मिलता। इतिहास का उल्लेख और अनुश्रुति से पुष्ट पुष्टि, ये दो बातें, संबंध का कोई संदर्भ हमें वामन की कृति में नहीं मिलता। इतिहास का उल्लेख और अनुश्रुति से यह पुष्टि है, ये दो बातें ही इसका आधार है। अन्य बही साक्ष्यों से पुष्टि अवश्य होती है, अतः किसी भी ऐसे स्वतंत्र ऐतिहासिक उल्लेख की अन्य विधि से भी पुष्टि की जानी चाहिए। मतलब ऐतिहासिक आधार और अनुश्रुति आधार दोनों का कंपेयर करके उसकी पुष्टि करना है। फिर सामाजिक परिस्थितियां एवं सांस्कृतिक परिवेश। वस्तुतः रेनू पढ़ रहे क्या तुम? रेनू पढ़ू मैं पढ़ती हूँ, चलो। सामाजिक परिस्थितियां एवं सॉरी आप पढ़िए। नहीं आप पढ़िए, मुझे पेज नंबर बोल दीजिए, मैं बीच में छोड़ के चले गए थे। 169। अच्छा 169 पेज है अभी। 169 में ग वस्तुतः समाज और संस्कृति अन्योन्याश्रित है। अन्योन्याश्रित, समाज और संस्कृति का अन्योन्याश्रित है। अंतरंग साक्ष्य से प्राप्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक सामग्री का साम्य बाह्य साक्ष्य से मिलान कर किसी रचना के काल निर्णय में सहायता ली जा सकती है, क्योंकि काल निर्णय में बाह्य साक्ष्य की अति महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवेश को काल क्रम निर्धारण में उपयोगी बनाने के लिए उनका स्वयं का काल क्रम ऐतिहासिक आधार से सुनिश्चित करना होगा। सामाजिक परिस्थितियों एवं सांस्कृतिक परिवेश के साक्ष्य के आधार पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने अपनी बसंत विलास और उसकी भाषा नामक पुस्तक में काल निर्णय करने का प्रयत्न किया है। बसंत विलास की रचना के काल निर्धारण में भाषा को आधार बनाकर उसे सन 1400 से 1424 ईस्वी सन के मध्य की रचना माना जाता था, किंतु डॉक्टर गुप्त ने इस मत का खंडन करते हुए कहा है कि कृति के रचना काल का उसमें कोई उल्लेख नहीं है। उसकी प्राचीनतम प्राप्त प्रति 1508 की है, इसलिए
यह उसकी रचना तिथि का एक सीमा है। सम 1508 की प्रति का पाठ अवश्य ही कुछ न कुछ प्रेक्षण पूर्ण हो सकता है, क्योंकि वही सबसे बड़ा है और पाठांतरों की दृष्टि से अनेक स्थलों पर उससे विभिन्न प्रतियों के पाठ अधिक प्राचीन ज्ञात होते हैं। इसलिए रचना का समय सामान्यवत उससे काफी पहले का होना चाहिए। यह स्पष्ट है, जैसा ऊपर कहा जा चुका है। प्राय विद्वानों ने रचना की उक्त प्राचीनतम प्राप्त कृति की तिथि से उसे 1 शताब्दी पूर्व माना है, किंतु मेरी समझ में यहाँ उन्होंने अटकल से ही काम लिया है। रीता जी, और ये सब अपने को इतना डीप जाना ही नहीं है ना। गो टू नेक्स्ट पेज। हाँ, नहीं जाना है, बस वही। फिर बस अंतरंग साक्ष्य में स्थूल पक्ष है, लिप्यासन है, मतलब जैसी शाही लिपि, लेखन शैली एवं अलंकरण, ये मतलब ये तो सब सिंपल सिंपल चीज है ना। शाही लिपि, लेखन शैली एवं अलंकरण, मतलब कैसे, मतलब छंद अनुप्रास हो, उससे कैसे अलंकार करा हुआ है वो सब। फिर भाषा, फिर ये वैज्ञानिक प्रविधि पढ़ सकते हैं क्या है। तो ये क्वेश्चन भी ऐसा आया हुआ नहीं है। क्वेश्चन कैसा आया हुआ है मालूम? अब 171 पेज में सेकंड पैराग्राफ है ना, वो 4-5 लाइन अच्छी लगती है। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का उपयुक्त प्रकार से कारण। क्या चीज 171 बनाया जा सकता है। 171 में जो पहली लाइन भी अच्छी, इस प्रकार सामाजिक परिस्थितियां एवं सांस्कृतिक परिवेश से पूर्ण सामग्री का काल निर्णय का आधार बनाया जा सकता है। फिर सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश का उपयुक्त प्रकार का से काल निर्णय के लिए साक्ष्य बनाया जा सकता है। उसी प्रकार धर्म, राजनीति, शिक्षा, ज्योतिष, आर्थिक पहलू आदि भी अपनी अपनी प्रकार से काल सापेक्ष होते हैं। काम नहीं चल पाता, जितने भी बातों में काल सूचक बीज होने की संभावना हो सकती है। बस इतना। भारत में क्वेश्चन ऐसा पूछा है, भारत में प्रचलित संवत पर प्रकाश डालते हुए पांडुलिपि की काल गणना में आने वाली समस्याओं को रेखांकित कीजिए। आप बोलो, मैं लिखूं? क्वेश्चन बोलो, धीरे धीरे बोलो। 1 मिनट। एक मिनट। हाँ, बोले। भारत में 1 मिनट। भारत में प्रचलित संवत पर प्रकाश डालते हुए पांडुलिपि की काल गणना में आने वाली समस्याओं को रेखांकित कीजिए। हाँ, each essay is 20 marks, right? Yes. तो ये इतने पॉइंट अपने को लिखने की मतलब मेरे ख्याल से जो जैसे बाह्य में क्या क्या पॉइंट आते हैं वो पॉइंट लिख दिए। तो जैसे बाह्य में, आंतरिक में खाली जो पॉइंट है खाली नाम लिखे तो बस है, क्योंकि इतना बड़ा है ना इसमें। देखो समस्या कहाँ से चालू हुई है, काल निर्णय की समस्या है, तीसरा पार्ट है। काल निर्णय की समस्या तीसरा पैराग्राफ है। देखो पेज नंबर 161 में चालू हुआ, तो उसके अंडर में पाठ भेद, पाठ दोष और ये विविध संसम्मत का उल्लेख। देखो 162 पेज में 4th नंबर है ना, भारत में प्रचलित प्रकाश डालते हुए पांडुलिपि काल गणना में आने वाली समस्याओं को। अबे काल गणना में समस्या के साथ साथ अड़चन भी अपने को लिखना ही पड़ेगा। अड़चन और समस्या एक ही तो हुई है। अड़चन मतलब समस्या। और समस्या नहीं, उन्होंने पॉइंट अलग दिया है। 5वां पॉइंट, काल गणना में आने वाली अड़चन। देखो अब संवत लिखे अपन ने, भारत में प्रचलित संवत ये लिख दिए, समझ लो, हो गया।
फिर काल गणना में आने वाली समस्याएं, अड़चने, वो सब लिखना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से वो थोड़ा थोड़ा पॉइंट लिखेंगे तो बराबर रहेगा, नहीं? पर अपने को पूरा पढ़ना पड़ेगा। काल गणना में जो आपने 5 पॉइंट्स बोले हैं, 5-6 पॉइंट्स कि ये समस्या आती है, वही लिखना है ना। संवत, त्रैत्रादि, आषाढ़ादि, श्रावणात्रि, इसके बाद पूर्णिमा, अमास कभी है, सभी समस्या ही है, वो सब समस्या ही है। ये मतलब सब समस्या ही है। अंतरिक्ष साक्षी का क्या, वो सब समस्या ही है। अब उसको सॉल्व कैसे करना बोले तो फिर यहाँ पे कि कवि ने नाम निर्धारण की समस्या, ये भी समस्या ही है। 7वां पॉइंट सब समस्या ही है। तो इतने सारे पॉइंट लिखना पड़ेगा, तो अपने को 2-2 लाइन रहे तो बस है, नहीं? क्या बोल रहे हैं? एक और पेपर था, 1 मिनट में लाती हूँ, देख के। ये एक्चुअली सब क्वेश्चंस पहले लिख लें क्या, उसके हिसाब से मार्किंग करना इजी रहेगा। ट्रू, क्वेश्चन होएगा तो आंसर क्या करने का मालूम पड़ेगा। आपके पास है क्या ऑलरेडी क्वेश्चन? नहीं, सेम क्वेश्चन है। भारत में प्रचलित संवतों की जानकारी देते हुए काल गणना में आने वाली कठिनाइयां बताइए। कठिनाइयां एंड समस्या सब एक चीज है, पूरा ही लिखना है ये ऐसे। तो मतलब इसमें से अपने को कोई भी पॉइंट नहीं छूटा। कठिनाइयां और समस्या सब एक ही तो है। तो फिर ये वाला यही क्वेश्चन आएगा। तो अपने को ये संवत लिख के और कठिनाइयां क्या क्या है जो लिखना है बस। तो ये इतना सारे पेज है इसमें, तो अपने को कितना पहले तो अपने को संवत पर प्रकाश डालना पड़ेगा। वो तो फिर वो तो हाँ, वो तो है ही है। पर क्या क्या इसमें कठिनाइयां में क्या क्या देख रही हूँ मैं। फिर 3rd पॉइंट से कठिनाइयां चालू है। पाठ भेद है, पाठ ये है, पाठ दोष है। विविध संवत का उल्लेख। विविध संवत का प्राथमिक काल गणना में आने वाली अड़चने हैं, वो भी तो भारत समस्या में ही है ना। प्रचलित संवत पर प्रकाश डालते हुए, तो मेरे ख्याल से संवत पर प्रकाश डालना मतलब ये 9 संवत जो है ना, उसके एक लाइन लिख देना। मैं ऐसे सोचती हूँ। नहीं, एक्चुअली पहले अपने को ये लिखना पड़ेगा कि पहले तो वो थोड़ा सा लिखना पड़ेगा ये। फिर वो संवत कैसे, मतलब वो अपन ने बोले थे ना कि संवत डिसाइड नहीं होता था क्योंकि सबके अलग अलग संवत थे। वो जैन के अलग थे, फिर उसमें कंफ्यूजन था, वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में ये संवत, भारत में इतने सारे संवत प्रचलित थे, वो लिखना पड़ेगा। वो फिर वो खाली पॉइंट पॉइंट लिखे तो बस इतने में ही तो एक पेज हो जाएगा आपका। मैम ने क्या बोला, कितने पेज लिखना बोला था? वो तो एक पेज से ज्यादा फुल स्केप है ना। तो मेरे ख्याल से फ्रंट एंड बैक बस है 10 मार्क के लिए। हाँ, तो फिर वो तो फिर आप ये एक लाइन लिखोगे तो वो ही हो जाएगा फ्रंट। और फिर कठिनाइयां लिखोगे तो बैक। कठिनाइयां तो बहुत सारी है। बराबर है ना। तो इसको आपको अपने को शॉर्ट में बनाना पड़ेगा ऐसे। क्योंकि मार्क करके भी नहीं चलेगा, क्योंकि एक बार पढ़ के उसका थोड़ा सा समरी लिखना पड़ेगा। बराबर है। कठिनाइयां में ये बाह्य सांक्ष्य, अंतः सांक्ष्य, वो सब भी आएगा? वो नहीं आएगा? पेज 167 इन दिस क्वेश्चन, ये आप भारत में प्रचलित संवत पर प्रकाश डालते हुए वो है, उसमें बाह्य वो तो पद्धति है ना, वो नहीं आएगा। 166 पेज पर देखो, काल संकेत रहित ग्रंथ के काल निर्णय की पद्धति है वो। हाँ, सो वो लिखने की जरूरत नहीं है ना। हाँ, नहीं, बाह्य साक्ष्य, अंतर साक्ष्य वो नहीं आएगा।
भाई बट वैज्ञानिक ये प्रवृत्ति समस्याएं आती है उनके लिए, नहीं आओ लिखो नहीं वो नहीं, पर समस्याएं आती है तब ये दोनों की साक्षी का लेना पड़ता है अपने को, जब ये समस्याएं को सॉल्व करने के लिए ये है। तो फिर आने वाली समस्या ही बता रहे हैं ना, कि उसका आंसर हाँ, भी वो कैसे सॉल्व करते हैं वो भी दिखाना पड़ता है, थोड़ा तो दिखाना पड़ेगा ना, दिखाना पड़ेगा। ओके फाइन, हाँ ओके। है ना, नहीं थोड़ा सा तो दिखाना पड़ेगा, भले ही उपसार में बताओ या कैसे बताओ, थोड़ा ये फिर भी अपन मैम से पूछ लेंगे ना, वो तो कुछ नहीं। ओके अभी अपने कहाँ पे आए थे? पेज 171 था ना? हाँ 171 या हाँ, ये सब अंतरंग 172 तक के छोड़ दो, अभी ये वैज्ञानिक प्रविधि क्या है देखो, भाषा देखो, भाषा, हाँ हाँ, भाषा भी छोड़ दो, वैज्ञानिक प्रविधि पढ़ते हैं। एक सेकंड, ये 172 में शाही है ना, उसमें व्यवहृत स्याही, व्हाट डज दैट मीन? हाँ उस दिन मैम को मैंने पूछी थी, मैम ने बोला भी मेरे को, एक मिनट मैंने लिख के रखा व्यवहार शाही, एक मिनट है, वापस भूल गई, पर मैंने लिखी, एक और जगह आया था वो व्यवहार वर्ड, मैम ने बोला भी था उसका मतलब, एक मिनट रुको, कहाँ लिख के रखी हूँ, याद भी नहीं रहता आजकल कुछ। सच्ची भूल जाती हूँ उस दिन। हाँ यूसेज में, व्यवहार में, हाँ व्यवहार में यूसेज व्यवहार में, हाँ शाही में, व्यवहार में आने वाली बोले मैम, लेकिन ये तो स्याही है। ये यहाँ पे काल देखो, संकेत का मैंने पता लिखा, लगाने के लिए मैम ने, व्यवहृत शाही भी बड़ी सहयोगी सिद्धि हो सकती है। देखो मेरे किताब में कहाँ आया वो व्यवहार होता है, लेखक शब्द का प्रयोग लिखने वाले के अर्थ में प्राचीन काल से व्यवहार होता आया है, यूसेज में, मतलब यूज में जो आती है, हाँ इंग्लिश में, हाँ यूज स्याही, हाँ तो व्यवहार में ऐसे, यस यस यस, ओके थैंक यू। मतलब यूज करी हुई शाही भी, हम्म, मतलब वो समय में कौन सी शाही यूज करते थे, हाँ तो काल राइट। संकट से समझ जाती थी। रीटा मैन पेज 172 सेकंड लास्ट पैराग्राफ, स्याही में फर्स्ट लाइन ना, व्यवहृत दैट मींस यूज्ड स्याही, हाँ, सिद्ध हो सकती, बराबर है। हाँ यूज शाही भी बड़ी सहयोग, वो ओके व्यवहार में भी बराबर है, उस हाँ, समय के व्यवहार में कौन सी शाही यूज किए थे उसके ऊपर से आपको पता चल रहा है। हिंदी में मैम ने व्यवहार में बोले थे और इंग्लिश में यूसेज में बोले थे। ओके ओके परफेक्ट। अभी वैज्ञानिक प्रविधि में आ जाते हैं, क्योंकि ये इतना अपने को जरूरत ही नहीं है ना, फिर ऐसे ही पढ़ना है तो एक बार पढ़ने के लिए समझ सकते हैं। वैज्ञानिक प्रविधि से भी काल निर्णय करने में सहायता ली जाती है। इस विधि का उपयोग तब किया जाता है जब कोई कृति अथवा अभिलेख जमीन में से खोदकर प्राप्त किया जाता है। खोद पर कर प्राप्त की सामग्री पर सन, संवत या तिथि के न होने की परिस्थिति में उस जगह की मिट्टी या वृक्ष के तने या कोयले आदि की वैज्ञानिक जांच की जाती है। जैसे वो अभी बोले थे ना, कोयले की और उसकी मट्टी की जांच करते हैं, तो पुराना कितना है करते हैं। हाँ रेनू, मैं पढ़ूं? हाँ नहीं ये पढ़ नहीं रहे रेनू, बस इतना ही, जिसमें से इतना ही समझना है। सेकेंड, दूसरा, वृक्ष पर उगे हुए वृक्ष के तने काट कर देखने पर उसमें एक के ऊपर तक एक परत दिखाई देती है, उसके आधार पर विषय उसका वृक्ष का समय निर्धारित किया जाता है। फिर यहाँ पे कोयले का कहाँ है, कोयला कोयला कोयला, भूमि और वृक्ष हो गया, रेडियोटिक कार्बन से, अब बस ये दो ही दिया हुआ है यहाँ, कोयला दिख रहा क्या, ये दोनों ही प्रणालियां, दो नहीं, कार्बन, ये दोनों ही प्रणालियां वैज्ञानिक है। नो इसमें इनकी रेडियो एक्टिव कार्बन विधि से काल निर्णय लिया जाता है। हाँ सेकंड लाइन, हाँ वैज्ञानिक गणना, वो वैज्ञानिक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में प्राप्त समाज के काल निर्णय करने में पृथ्वी पर जमी परतों के आधार पर किया गया। वो जो परत कितनी रहती है उसके ऊपर बोल रहे, वृक्ष में है ना वो। हाँ सो इट मींस प्राय माना जाता है कि प्रत्येक 100 साल में पृथ्वी 3.5 इंच मोटी परत जम जाती है। सो उस हिसाब से वे काउंट करते हैं। ये वैज्ञानिक सिस्टम है ये। फिर अभी कवि नाम निर्धारण की समस्या, पांडुलिपि, हाँ बोलिए। रेणु पढ़ू बोली, रेणु पढ़। हाँ बोलो रेणु।
176 पेज। रेणु जी है? she's there. वीडियो ऑन नहीं करती, मालूम ही नहीं पड़ता है। अच्छा चलो चलो मैं पढ़ती हूँ। पढ़ो। पांडुलिपि विज्ञान की अन्य अनेक समस्याओं की तरह आवाज कवि। हेलो हाँ हेलो पढ़ो, हेलो पढ़। हाँ पढ़िए पढ़िए रेणु जी। हाँ कवि नाम निर्धारण की समस्या। पांडुलिपि इंटरनेट रेणु बराबर कट नहीं। कट हो रहा आवाज। हाँ आवाज नहीं आ रही है आपकी। समस्याओं की तरह कवि नाम निर्धारण की समस्या भी बहुत जटिल है। हाँ कटिंग। नहीं आवाज नहीं आ रही रेणु। अच्छा रीता जी आप पढ़ लो। शायद आवाज मेरे नहीं इसमें हाँ। कुछ है, बता नहीं इंटरनेट। आप 4G कर देना, 4G कर दो वाईफाई बंद करके। पांडुलिपि संग्रह में कई बार ऐसे ग्रंथ भी हमारे सामने आते हैं जिनमें प्रत्यक्षत रचनाकार के नाम का उल्लेख नहीं होता है अथवा मिलते जुलते एकाधिक नामों का एक साथ उल्लेख होता है अथवा ग्रंथ के लिपिकर्ता को ही रचनाकार मान लिया जाता है। अर्थात यह जानना कठिन है हो जाता है कि रचना का मूल कवि या रचनाकार कौन है। इस समस्या के अनेक कारण हो सकते हैं। कुछ का उल्लेख डॉक्टर सत्येंद्र जी ने इस प्रकार किया है। कवि के नाम ही न दिया हो, जैसे ध्वन्यालोक में। फिर कवि ने नाम ऐसा दिया हो कि वह संदेहास्पद लगे। कवि ने कुछ इस प्रकार अपने नाम दिए हो कि प्रतीत हो कि वह अलग अलग है। कवि है एक कवि नहीं, सूरदास, सूर, सूरज आदि या ममारिक और मुबारक या नारायण दास और नाभा, मतलब एक ही जैसे नाम रहेंगे। सूर दिया, कभी सूरज दे दिया, कभी राम प्रसाद। वैसे कवि का नाम ऐसा हो कि उसे ऐतिहासिक अस्तित्व का सिद्ध न किया जा सके। चंदवरदाई, ग्रंथ सम्मिलित, ये सभी नहीं जरूरत है, मुझे तो ऐसे लग रहा है। नहीं है, बस ये खत्म हो गया है ना, ये सब नहीं जरूरत है। लिपिकार को ही कवि समझ लेने का भ्रम। ऐसी ही और नीचे 10th के बाद की लाइन पढ़ रही हूँ। ऐसे ही और भी कारण हो सकते हैं। इस प्रकार की कृतियों में ध्वन्यालोक का पर विस्तार से चर्चाएं हुई है। यही स्थिति नरपति नाल के संबंध में कही जा सकती है। विसल देव रासों का रचनाकार गुजराती जैन कवि नरपति था या नरपति नाल। महाकवि भूषण और मुरलीधर कवि भूषण मतलब अलग अलग नाम रख के छोड़ दो रीता जी, ये कुछ नहीं है। अलग अलग नाम रख के वो करते हैं जो बहुत बड़ा कठिन है। हाँ इस प्रकार की लास्ट पेज 170। इस प्रकार की समस्या तब भी आती है जब एक ही कवि के एकाधिक नाम मिलते हैं, जैसे सूर सागर के पद में सूरदास, सूरश्याम, सूरज, सूरज स्वामी, अलग अलग नाम छिपे हुए मिलते हैं, छिपते हैं, वो छपाते हैं, मतलब छापे मिलते हैं, मतलब छापे उनके नाम से अलग हैं। एक ही आदमी है लेकिन नाम अलग अलग है, तो उनका ये करना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, बड़ी समस्या भी होती है। श्रृंगार मंजरी के रचनाकार के लिए यही बात कही जा सकती है। उसके कवि चिंतामणि है या उनके आश्रयदाता बड़े साहिब, अकबर शाही। इसी प्रकार अन्य समस्याओं पर भी विचार किया जा सकता है। हमें उन्हें विस्तार भरी से यहाँ प्रस्तुत नहीं कर रहे। अर्थात पांडुलिपि विज्ञान के विद्यार्थी को ऐसी अनेक समस्या के जूझना होगा। अभी भी जूझ रहे हैं हम लोग। नहीं, पर एक्चुअली देखो अपने को एक ग्रंथ रचना प्रक्रिया अथवा पांडुलिपि के क्षेत्रीय अनुसंधान करता, दोनों में से अथवा दे देते ये लोग। फिर पाटालोचन एक विज्ञान है, उसके अथवा काल गणना दिया है। और ये एक और पेपर में क्या दिया हुआ है, आप फोटो भेजो ना श्री बालाजी। इतना भेजी थी ना इसका फोटो क्या? हाँ, ये तो प्रिया मैम ने भेजा हुआ है, मैं प्रिंट आउट करवा के रखा है। अच्छा आपने प्रिंट किया है, मैंने नहीं किया, इससे मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ। कौन सा है? फिर पांडुलिपि संरक्षण क्यों आवश्यक है, आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिक प्रयत्न का उल्लेख कीजिए। फिर पांडुलिपि विज्ञान की दृष्टि से शब्द और अर्थ समस्या से क्या तात्पर्य, उदाहरण पूर्वक। अथवा क्वेश्चन आते हैं एक्चुअली। फिर भारत में प्रचलित प्राचीन लिपियों पर निबंध लिखिए। फिर पाठालोचन की प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पांडुलिपि का वंश वृक्ष उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कीजिए। यहाँ कंफ्यूजन हो जाएगा।
भारत में प्रचलित प्राचीन लिपियों पर निबंध लिखिए। प्रचलित प्राचीन लिपियों पर, तो प्रचलित प्राचीन लिपियां बोले तो वो लिपियां के प्रकार दिए थे ना अपने को, कोमल लिपि वो है शायद, है ना? अभ्यास 3 अभ्यास पांडुलिपि का प्रकार 3 क्या? हाँ, तो वही तो है लिपि के प्रकार। 88 कोमल लिपि, कड़क, कठोर लिपि क्या है? कठोर लिपि मेरे पास आसन, नहीं है, आप कोमल बोल लिपि रहे हैं आसन, लेकिन पांडुलिपि आसन। तो It's वही there, चीज लिपि मैं WhatsApp देखती हूँ, नहीं है मेरे पास। क्या चीज एक नहीं है? आप जो क्वेश्चन पेपर बोल रहे हैं वो नहीं है। ये देखो, 2017 का है लीता जी, 2017 का है। 17 का क्या? हाँ, अपने को मैम ने भेजा हुआ पेपर है ये। एक मिनट में ढूंढती हूँ। मैंने प्रिंट आउट करके रखा, अभी भी अपने डिप्लोमा की इसमें पड़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से ये वाला तो ये करना ही पड़ेगा। जैसे भारत मेरे पास में व्याकरण का ही है, व्याकरण का ही है। प्रचलित प्राचीन 2017 का लिपियों ना पर। व्याकरण का है। हाँ, सब है पांडुलिपि का इसमें, आप वापिस भेजो ना। सब है। हाँ, भेजती हूँ, भेजती हूँ। मेरे पास नहीं, मैंने शायद डिलीट कर दिया हो, पता नहीं। नहीं ये है। पूरा है मेरे पास, तो पूरे है, सभी है। पर पांडुलिपि में पांडुलिपि नहीं है, उसमें अधूरा पेपर है ये। एक मिनट, मेरे को ये क्वेश्चन बोलो जल्दी से। पांडुलिपि के क्या बोली मैंने अभी? पांडुलिपि, भारत में प्रचलित प्राचीन लिपियों पर निबंध लिखिए। तो ये प्रचलित प्रचलित प्राचीन लिपियां, तो यही तो है कठोर लिप्यासन, ये प्रकार ही तो है। वही मैम बोल रहे थे ना, ये क्वेश्चन कंपलसरी आएगा करके। नहीं, या आई थिंक ये उसमें यूनिट 2 अध्याय 4 that is important. She's अध्याय 2 marked क्षेत्रीय अनुसंधान 3, ना? 4 and 5 she has made marked important. और अध्याय 4 में पांडुलिपि की लिपि समस्या और समाधान, पांडुलिपि विज्ञान और लिपि का विकास क्रम, लिपि का इतिहास, एक मिनट मैं स्टार्टिंग में निकालती। क्या आप पहले 1 मिनट, श्री बालाजी वो पेपर मेरे को अभी फोटो करो ना, डिप्लोमा में ही भेज दो, तो मैं भी पढ़ सकती हूँ। आप पढ़ते हैं ना, बहुत फास्ट पढ़ते, समझ में नहीं आ रहा है। सॉरी। आप उसमें भेजो, मैं देखती हूँ। भेजती हूँ, देखते। 1 मिनट भेजो। हाँ, भेज रही हूँ। 1 मिनट। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात। पेपर कौन सा है? अभी भेजे, देखो। हाँ, अभी फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पांडुलिपि ग्रंथ पेपर रचना। 4। हाँ, देखो मैंने भेजा। हाँ, रचना प्रक्रिया मतलब वो तो फर्स्ट लेसन है। हाँ, फर्स्ट है क्वेश्चन है वो। क्वेश्चन है ही है, उसके ऊपर हाँ। है। फिर क्षेत्रीय अनुसंधान, ये दोनों में से एक आता है। दोनों आते हैं, अर्थात अपने को आर देते हैं, ये दोनों चॉइस देते हैं। फिर इसमें फिर बाद में किसमें चॉइस दी उन्होंने? पाठालोचन के एक विज्ञान। हाँ, पाठालोचन। कथन पर विस्तार पूर्वक अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। पाठालोचन एक विज्ञान है। पाठालोचन तो एक अध्याय 5 और अध्याय 4। नहीं, अध्याय 4 इसमें इन्होंने तो दिया है पाठालोचन के साथ में, अपने को काल निर्णय दिया है, और इन लोगों ने, ठीक है, पाठालोचन के साथ काल गणना का दिया है। और फिर है ना, क्वेश्चन 3 में वर्तमान पांडुलिपि संरक्षण क्यों आवश्यक है? आधुनिक युग में कुछ वैज्ञानिक प्रयत्नों का उल्लेख कीजिए। लास्ट वाला, अध्याय 8 वाला। थर्ड कौन सा है? संरक्षण क्यों आवश्यक है? हाँ, संरक्षण क्यों? अध्याय 8 पांडुलिपि संरक्षण, अध्याय 8।
हाँ बराबर है ना। फिर उसके साथ में कौन सा है? विज्ञान की दृष्टि से शब्द और अर्थ, शब्द अर्थ अर्थ और मतलब समस्या का समाधान, ये सेवंथ वाला अध्याय 7, हाँ हाँ अध्याय 7 बराबर। है फिर ना। पाठालोचन की प्रणालियों मतलब ये पाठालोचन में 2 क्वेश्चन है एक्चुअली। ये वंश वृक्ष है, इसमें वंश वृक्ष है, देखो पांडुलिपि वंश वृक्ष पाठालोचन में देखो, दिखा नहीं दिखा। पेज नंबर वो उसमें देखो ना, अध्याय 5 खोलो, उसमें देखो हाँ मूल पांडुलिपि पाठ। वंश वृक्ष है हाँ लेकिन इधर क्वेश्चन में कहाँ पे है वंश वृक्ष? क्वेश्चन में देखो, प्रश्न चौथा, पाठालोचन की प्रणालियों का संक्षिप्त परिचय देते हुए पांडुलिपि का वंश वृक्ष हाँ उदाहरण स्वरूप बराबर प्रस्तुत कीजिए, बराबर। है ना। हाँ फिर हाँ भारत में प्रचलित प्राचीन प्राचीन लिपियों लिपियों पर पर है। निबंध लिखिए। तो देखो वो नहीं है, प्रकार नहीं है, ये समस्या समाधान में देखो, देवनागरी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ब्राह्मी लिपि, ब्राह्मी भारतीय लिपि, ब्राह्मी वर्णमाला, ये लिखना है। बराबर है। तो ये प्रकार का क्वेश्चन आया ही फोर्थ नहीं अध्याय है, फोर्थ हाँ? अध्याय का है, चौथा अध्याय का है। हाँ चौथा अध्याय का है। फिर फिफ्थ क्वेश्चन, संलग्न पांडुलिपि के किन्हीं 15 पंक्तियों को देवनागरी लिपि में लिखिए। वो क्या? वो तो अच्छा अपना पांडुलिपि पाठ दी रहेगी, ओके ओके ओके, वो अपना नहीं है, लिखना इसमें है। नहीं दिया, आया नहीं इसमें। हाँ राजस्थान के प्राकृत सूचीकरण करते हुए जैन इतिहास, वो 5 मार्क का बोले थे, वो राजस्थान वाला, वो ग्रीन बुक का है। That is in the fourth. ये तो मेरे ख्याल से पाठ 4 5 5 तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पाठालोचन मैम ने उस दिन बोले थे। No, ma'am has said third, fourth and fifth. उनमें से नहीं आएंगे थर्ड ही एंड फिफ्थ आएंगे। बोले थे, फोर्थ Third, नहीं fourth बोले and थे, fifth. No. थर्ड एंड फिफ्थ बोले थे, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मेरे पास में लिखा हुआ है अध्याय 5 इम्पोर्टेंट, काल निर्णय इम्पोर्टेंट, अध्याय 7 इम्पोर्टेंट, अध्याय 8 इम्पोर्टेंट, मैम ने उस दिन बोले जो। अध्याय 8 हाँ वो भी सब में आया हुआ, मतलब वो क्वेश्चन आया हुआ है अभी भी। Okay, repeat again. Sorry. श्री बालाजी repeat करिए please. पाठालोचन, पाठालोचन, हाँ ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हाँ बोले वो थे तो मैम ने। इम्पोर्टेंट, हाँ। हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट। और काल निर्णय, काल निर्णय सिक्स्थ, हाँ 6। और पांडुलिपि संरक्षण, शब्द सब और तो अर्थ आएगा। एक समस्या, ये भी इम्पोर्टेंट है बोले थे मैम ने। अच्छा सब तो इम्पोर्टेंट है। नहीं पर पांडुलिपि के प्रकार का क्वेश्चन नहीं आया, मैं एक और पेपर भेज रही हूँ आपको, रुको। ये बहुत पुराना है, 2007 का भेज रही, 1 मिनट रुको। हाँ भेज दिया। पांडुलिपि ग्रंथ रचना में प्रयुक्त लेखन परंपरा का वर्णन कीजिए। ग्रंथ रचना मतलब फर्स्ट लेसन आया ना, रचना प्रक्रिया, हाँ वही फर्स्ट लेसन। फिर ये पांडुलिपि क्षेत्रीय अनुसंधान, वो आ गया दूसरा वाला, हाँ क्षेत्रीय है ना। अनुसंधान बराबर। तीसरा वाला लिपि का आ गया, लिपि का विकास क्रम लिपि का बताते हुए विकास क्रम देवनागरी बताते लिपि हुए। की विशेषता बताते, अध्याय 4, हाँ है बराबर। ना। पाठालोचन का अध्याय 5, ठीक है। काल निर्णय का अध्याय 6, विकास क्रम देवनागरी का आ गया, फिर देवनागरी के बाद पाठालोचन, हाँ वो फिफ्थ आया। फिर भारत में प्रचलित सन संबंध, ये अभी काल निर्णय अपने किए वो। हाँ शब्द फिर कितने प्रकार के होते हैं, शब्द और हाँ, अर्थ का, हाँ। अर्थ का। और फिर पांडुलिपि अध्येता के लिए अर्थ समस्या, तो ये इस पे 2 आ गया, अध्याय 7 में 2 ये आ दोनों गए। सेम में ही आ गया, शब्द समस्या अर्थ समस्या, एक ही लेसन का 2 आया। हाँ शब्द के हाँ प्रकार, और वो पांडुलिपि अध्येता की समस्या, और पांडुलिपियों के सुरक्षा के उपाय बताए, लास्ट वाला लेसन अध्ययन 8,
हाँ, तो वो तो बहुत इजी है एक्चुअली, पांडुलिपियों की सुरक्षा के उपाय तो बहुत इजी है, उस दिन अपन किए ना वो। हाँ, चलो अभी शब्द और अर्थ कर लेते हैं, छोटा लेसन ही है, अभी छोटा है टाइम क्या? है, 5 पक्का? भी नहीं बजी। पक्का छोटा है, देखो 10 पेजेस ही है। एक मिनट देखती हूँ, कहाँ, कौन सा पेज नंबर बोलो? 179, 179। छोटा ही है। चलो आपके हिसाब से तो आज पढ़ तो ली हूँ ये, नहीं तो ऐसे ही रह जाता था। हाँ चलो, थैंक यू रीता जी। चलो पढ़ो पढ़ो, चलो हाँ। मैं पढ़ूं? आप थक गए तो मैं पढ़ती हूँ, फिर आप समझाते जाओ। शब्द और अर्थ एक समस्या। मैं हाँ पढ़ती पढ़ो। हूँ, ठीक है? अर्थात शब्द अर्थ के समान संपृक्त जगत के माता पिता पार्वती परमेश्वर की मैं वाणी अर्थ की प्रतिपत्ति के लिए वंदना करता हूँ। ये इसका अर्थ दिया हुआ है। हाँ, वागार था व्यू क्या? हाँ हाँ, ऊपर वाले। पांडुलिपि विज्ञान, पांडुलिपि का लेखन कागज लिपि कवि या काल मात्र से संबंधित नहीं है, अपितु उसका मूल पांडुलिपि के शब्दार्थों में निहित है। निहित बोलता अंदर है, समाविष्ट है। हाँ। उसमें शब्दार्थ में ही अर्थ है उसका। अभी मतलब खाली लेखन कागज लिपि कवि या काल मात्र से नहीं है, तो उसका मूल क्या है? पांडुलिपि के जो अर्थ है शब्द के, उसमें है, वही मेन मुख्य स्थान वही है। तो अतः शब्द और अर्थ का पांडुलिपि विज्ञान में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ये मार्क कर लो लाइन। इनमें भी शब्द अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि शब्द बहुत पुराना है। हाँ, शब्द, क्योंकि इसी सोपान के सहारे हम कृतिकार के अर्थ तक पहुंचते हैं। मतलब जिसने बनाया है, तो हम इसी के सहारे वो अर्थ तक के पहुंचते हैं। यदि शब्दों में अर्थ संकेत करके मनुष्य ने भाषा न बना ली होती तो क्या होता? यदि मनुष्य ने शब्द में अपने को नहीं अर्थ संकेत करके अर्थ अंदर डाला, उसके अंदर मतलब अर्थ बना, शब्द के अंदर अर्थ निकलता है ना, तो वो यदि नहीं निकलता तो भाषा कैसे बनती थी? इसलिए कहा जाता है कि यदि शब्दात्मक ज्योति का उदय नहीं होता तो यह संपूर्ण जगत अंधकार में ही रहता। यदि कोई शब्द का समुचित प्रयोग करना जानता है तो समझो उसे सब कुछ मिल गया। कहा है, अर्थात एक शब्द भी यदि अच्छी तरह जानकर सुप्रयुक्त किया जाए तो वह स्वर्ग लोक में कामधेनु होता है। बराबर। तो इसमें तो सिंपल है, इसमें 3-4 लाइन मार्क करके रख दे तो हो गया। महत्वपूर्ण स्थान, फिर यदि शब्दों के अर्थ संकेत करके मनुष्य ने भाषा न बना ली तो क्या होता था? शब्दात्मक ज्योति का उदय नहीं होता तो संपूर्ण जगत अंधकार में रहता था। तो ये कामधेनु के समान है स्वर्ग लोक में, ये एक लिख सकते अपन। शब्द कई प्रकार के होते हैं जो अर्थ प्रक्रिया को समझने में सहायक होते हैं। मतलब अलग प्रकार के शब्द रहते हैं, वो अर्थ की प्रक्रिया को समझने में सहायक होते हैं। तब शब्द के प्रकार, स्टेप्स, प्रक्रिया, एक के बाद जो करते हैं ना अपन, क्या बोलते हैं इंग्लिश में नहीं मालूम मुझे। ओके, है ना, प्रक्रिया। अभी एक चीज अपन ये कर रहे हैं, अभी मैं पेंटिंग कर रही हूँ तो कलर ली, फिर उसके बाद में मैंने उसको पेंटिंग किया, तो एक के बाद एक स्टेप्स, एक्चुअली प्रक्रिया बोले तो मेरे ख्याल से। शब्द प्रकार, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। अब ये शब्द के कितने प्रकार है? इस शब्द भेद प्रकार के द्वारा अर्थ प्रदान की प्रक्रिया प्रकट होती है। ये प्रक्रियाएं 3 प्रकार की है, रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़। रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़, ठीक है। रूढ़, रूढ़ शब्द का एक मूल रूप होता है जिसका कुछ अर्थ होता है, यह अर्थ उस शब्द के मूल रूप के साथ रूढ़ हो जाता है। मतलब रूढ़ अपन बोलते हैं ना, रूढ़िगत, मेरे ख्याल से वही चिंता हुआ। जैसे गाय या गो शब्द रूप का जो अर्थ है वो रूढ़ है, क्योंकि न जाने कब से इन दोनों में अभिन्न समझ, जैसे गौ और गाय का रूप क्या अपने को समझ में जाता ना, गौ यानी गाय, गाय यानी गौ, क्योंकि न जाने कब से इन दोनों में अभिन्न संबंध रहा है, अतः गौ शब्द के साथ उसका अर्थ रूढ़ी या परंपरा से ही प्रचलित हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ू ना। यौगिक, जहाँ रूढ़ शब्द के साथ एक से अधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल जाए या उनका योग हो जाए उन्हें यौगिक कहते हैं। मतलब रूढ़ शब्द के साथ एक से अधिक ऐसे शब्द परस्पर मिल जाए तो उनका योग हो जाता है, उन्हें यौगिक कहते हैं। जैसे विद्या रूढ़ है, रूढ़ शब्द है,
और बल भी वैसा ही रूढ़ है। मतलब बल है, बल यानी ताकत, और विद्या यानी पढ़ाई। तो अपन क्या बोलते हैं, विद्या बल, विद्या की ताकत, विद्यार्थी, विद्या का जो विद्या पढ़ना चाहता है, विद्या का अर्थी, विद्यालय, विद्या का आलय। तो ये शब्द क्या, दो रूढ़ शब्द परस्पर मिल जाते हैं, वो यौगिक शब्द है, ठीक है ना। तो विद्या बल से इस शक्ति का अर्थ मिलता है जो विद्या में निहित है और विद्या में से विद्या के द्वारा प्रकट होता है, बराबर है ना। योग रूढ़, इस प्रक्रिया में दो या अधिक शब्द परस्पर इस प्रकार का योग करते हैं कि उनके द्वारा प्रदत्त अर्थ निर्णायक शब्दों के रूढ़ार्थों से भिन्न होते हुए भी रूप में यौगिक उस शब्द का एक अलग रूढ़ अर्थ प्रदान करता है। जैसे जलज शब्द जल और ज दो शब्दों का यौगिक है, जिससे कमल नामक पुष्प विशेष का ही अर्थ लिया जाता है। यद्यपि जलज के यौगिक अर्थ में मछली, मूंगा, मोती, सीपी आदि भी संकेतित होते हैं, किंतु इसका यह अर्थ कमल के साथ रूढ़ हो गया। अब जलज को अपन कमल ही बोलते हैं, भले पानी के अंदर तो इतने सारी चीजें उत्पन्न होती है, मछली, मूंगा, मोती सब, पर अपन योग और रूढ़ से कहलाता है। इस प्रकार लिपिज्ञों की दृष्टि से ये भेद कोई समस्या नहीं उठाते, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। शब्द के ये भेद आधुनिक भाषा वैज्ञानिकों के लिए समस्यात्मक है, जो आधुनिक भाषा के वैज्ञानिक उनके लिए समस्यात्मक है। पांडुलिपि विज्ञान में तो व्याकरणिक शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम आदि भी अभिष्ट नहीं है। शब्द भेद के लिए विविध शास्त्रानुसार एक तालिका निम्न प्रकार प्रस्तुत की जा सकती है, जिसमें इन विविध भेदों के संकेत दिए गए हैं। ये एक तालिका है। ये तत्सम बोले तो क्या, तद्भव बोले तो क्या, अर्ध तत्सम बोले तो क्या, देशज बोले तो क्या, विदेशी बोले तो क्या। अपने को तत्सम, तद्भव और देशज गए। देशज बोले तो जो अपने रूटीन में प्राकृत में बोलते थे वो। तत्सम बोले तो कई संस्कृत के वर्ड के साथ कुछ तो बोले थे मैम ने, वो तत्सम और तद्भव के बारे में। देसी वर्ड, हाँ वो तो देसी और विदेशी मालूम। तत्सम बोले थे प्राकृत और संस्कृत, कुछ तो बोले थे प्राकृत से संस्कृत से जो प्राकृत वर्ड समझते हैं, ऐसे कुछ तो भी तत्सम और तद्भव ऐसा कुछ बोले थे, याद नहीं है अभी। फिर ये सेम अभी रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, फिर समास शब्द, पुनरुक्त मतलब पुनरुक्त शब्द, वही शब्द बार बार, जैसे एकम एक, एकम एकम, कुछ तो भी पुनरुक्त शब्द। अनुकरण मूलक, अनर्गल, ये सब नहीं, अनर्गल नहीं मालूम मेरे को। अनुवाद, युग्म शब्द, ये सब है। इसका एक चार्ट दिया हुआ है, ठीक है। ये फिर वही संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, समुच्चय, बोधक, ये जो अपने अव्यय सब गए ना, संबंध, सूचक, विस्मय आदि बोधक, ये सब। फिर काव्य, शास्त्रीय, संगीत, सौंदर्य, ज्योतिष, शास्त्रीय आदि विषय संबंधी संबंध। फिर पर्यायवाची, समानार्थी, एकार्थवाची, अनेकार्थवाची, भिन्नार्थवाची, ये सब मतलब उसके प्रकार है व्याकरण में, पर्यायवाची शब्द, ये सब चीज। फिर वाचक, लक्षक एवं व्यंजक, ये सब है। फिर अब ये बोलते हैं नेक्स्ट, क्या बोलते हैं, किंतु पांडुलिपि विज्ञान में पांडुलिपि में प्रयुक्त शब्द रूपों के अर्थ ही विचार होता है। इस प्रकार के शब्द ग्रंथ रचना में निश्चय ही सार्थक होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि अर्थ का आधार शब्द रूप है। शब्द रूप में मूलाधार अक्षर योग है और अक्षर योग लिपिकर्ता या लेखक द्वारा लिखे गए होते हैं। अब यदि किसी लेखक या लिपिकर्ता ने मानुष हो तो शब्द रूप लिखा है, तो इसका अर्थ होगा यदि मैं मनुष्य हूँ, और यदि मानुष हो मतलब इसको मानु को अलग लिखा और सहो को अलग लिखा, तो अर्थ है कि यदि मैं मान रुकना सहन करूँ तो मतलब मीनिंग अलग अलग हो जाते हैं। इससे स्पष्ट है कि अक्षरावली के एक होने के बावजूद लिपिकर्ता के द्वारा शब्द रूप खड़े करने के कारण अर्थ भिन्नता उत्पन्न हुई। लिपिकार, और जैसे पांडुलिपि में अपन पढ़ते पढ़ते है ना, इधर का अक्षर इधर, इधर का अक्षर इधर कर दिए तो कैसा होगा, का मीनिंग चेंज हो जाएगा। तो ये अर्थ का आधार शब्द रूपी है। फिर पांडुलिपि में प्राप्त शब्द भेद। पांडुलिपि के प्राप्त होने पर सर्वप्रथम हमें उसकी लिपि को समझना होता है और भाषा की समस्या से जूझना होता है। इन दोनों प्रकार की समस्याओं का हल शब्द रूपों में निहित रहता है। किसी भी पांडुलिपि में निम्नलिखित प्रकार के शब्द भेद हो सकते हैं। रीता जी आप पढ़ रहे हैं? हाँ पढ़ो।
मैं देख रही थी पीछे। हाँ। नहीं, ये मतलब आप इसमें क्वेश्चन तो आपने दिए हैं कि शब्द की समस्या लिखना, बराबर है? तो मतलब कौन वो से अपने वाले पेपर में? चार्ट 2 होने की पेपर भेजी वाला है ना ना मैं वो? आपको, रीता जी 2 पेपर हाँ तो भेजी। दोनों में, हाँ तो उसमें यही लिखा है ना, मेन शब्द समस्या क्या है और अर्थ समस्या क्या है। क्वेश्चन में आप देखिए तो वही पूछे है, शब्द समस्या और अर्थ समस्या। हाँ, अर्थ की समस्या के कारण बताइए। मतलब उनकी समस्या ही लिखना है, तो फिर अपने उस हिसाब से भी विल प्रिपेयर कि शब्द की समस्या देखा तो वो करने की जरूरत नहीं है। अपने क्या लिखना है शब्द की समस्या में, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, वो 3 के बारे में एक एक लाइन लिखो बस है। फिर जाओ पांडुलिपि में प्राप्त शब्द भेद, सेकंड पॉइंट नहीं, वो एक आएगा। मिनट, ये बहुत छोटा है ना लेसन, नहीं ना 10 पेज का है ना, तो हाँ बड़ा है। हाँ, इसके लिए मैं बोलती हूँ, तो उतना बस है। फिर सेकंड पॉइंट आ जाएगा, पांडुलिपि में प्राप्त शब्द के भेद, जो मिलित शब्द है, विकृत शब्द है, आकार विकृति। अभी आकार विकृति में वापस विकृत शब्द में आकार विकृति भी आ जाएगा। तो आकार विकृति का क्या, अंदर वापस मात्रा की विकृति, अक्षर की विकृति, पर विभक्त आपको अक्षर सब की, पॉइंट लिखना पड़ेगा, युक्ताक्षर सब की, पॉइंट लिखना पड़ेगा, पॉइंट अलंकरण। सब लिखना मैं यही पड़ेगा। बोल रही हूँ, पॉइंट, बस पॉइंट के अंदर फिर व्हाट इज विभक्त अक्षर, विभक्त अक्षर के बारे में एक लाइन लिख दो। शब्द जिन्हें तोड़कर तद्भव रूप हाँ, बनाकर पढ़ा जाए तो उसे, वो तो सब में एक एक लाइन हाँ ही लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं, 2 बस, फिर लाइन या 1 लाइन या युक्ताक्षर 2 लाइन। विकृति युक्त, हाँ तो अपने वैसे उस हिसाब से करेंगे, पर ये अलंकार पूरा निर्भर ही नहीं, ये विकृति। पन पूरा ही है, उसका ही है पूरा, अर्थ हम्म, समस्या करके नहीं है, अर्थ अच्छा, समस्या आ रहा है। फिर शब्दों को पहले पढ़ लेते तो समझ जाएगा, ये पढ़ना तो पड़ेगा हाँ थोड़ा। हाँ हाँ ठीक है। अभी आपने कहाँ रुके? आप पढ़ रहे ना, पढ़ो ना। हाँ नहीं, आप कहाँ रुके? अभी मैं कहाँ रुकी, मेरे को याद नहीं ना। क्योंकि मैं वो देख रही थी ना, इसके लिए। हाँ हाँ, तो पांडुलिपि में अच्छा, प्राप्त पेज शब्द भेद से पढ़ो। 182 पांडुलिपि में 182 ओके। प्राप्त शब्द भेद। हाँ, शब्द भेद। तो पांडुलिपि में प्राप्त शब्द भेद प्राप्त होने पर सर्वप्रथम हमें उसकी लिपि को समझना होता है और भाषा की समस्या से जूझना होता है। इन दोनों प्रकार की समस्याओं को हल शब्द रूपों में निहित रहता है। किसी भी पांडुलिपि में निम्नलिखित प्रकार के शब्द भेद हो सकते हैं, जैसे कि मिलित शब्द। जब किसी पांडुलिपि में एक ही पंक्ति में पूरा का पूरा वाक्य लिखा मिलता है तब मिलित शब्दों की समस्या आती है। इसमें शब्द अपना रूप अलग नहीं रखते, एक दूसरे से मिलते हुए पूरी पंक्ति का एक ही शब्द बना देते हैं। प्राचीन परंपरा में पांडुलिपि लेखक इसी प्रकार लिखते थे, जैसे मानु संहोत जो भी है वो। अभी ये छोड़ दो, ये इस, हो गया इतना ही, बस हाँ, खत्म करते हैं अपनी इसको, विकृत सूझबूझ या शब्द लो। समझ के अनुसार शब्द रूप खड़े करते हैं। मानुस हो तो वही रमखान रस खान, या तो मानुस हो तो हिरम नहीं, सखान। वो छोड़ दो, अभी हम्म, विकृत शब्द में आ जाओ, विकृत विकृत शब्द शब्द, क्या है? हाँ बराबर। तो विकृत शब्द है तो उसमें पांडुलिपि में विकृत शब्दों भी एक समस्या रहती है, जिसके कारण अभिष्ट अर्थ यथाता तक पहुंचना कठिन रहता है। यह तो प्रायः निश्चित ही है कि प्रतिलिपिकार मूल पाठ की यथावत प्रतिलिपि नहीं कर सकता। इसके अनेक कारण हो सकते हैं, इसलिए प्रतिलिपि में कुछ पाठ संबंधी विकृतियां आ जाना स्वाभाविक है। इन विकृतियों की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, उन समस्त पाठों को विकृत पाठ की संज्ञा दी जाएगी जिनके मूल लेखक द्वारा लिखे होने की किसी प्रकार की संभावना नहीं की जा सकती, और जो लेखक की भाषा शैली और विचारधारा की से पूर्णतया विपरीत बढ़ते हैं। इस प्रकार विकृत पाठ में विकृत शब्दों का बड़ा भारी योगदान रहता है। ये विकृत शब्द निम्न प्रकार हो सकते हैं, कैसे कि आकार विकृति, शब्द की मात्रा, अक्षर आदि विकृत होने के कारण शब्द में आकार विकृति हुआ करती है। इस प्रकार विकृत शब्द 6 प्रकार के होते हैं। मात्रा विकृत, लघु मात्रा की जगह दीर्घ या दीर्घ मात्रा की जगह लघु मात्रा विकृत लाई जाती है, जैसे रात्रि का रात्रि। कभी कभी ब्रह्मांड किसी अन्य मात्रा की जगह अन्य मात्रा लिखी दी जाती है। धीरे धीरे
कि दोहरे दोहरे हो गया, जैसे मात्रा विकृति के रूप इसको सहित छोड़ दो, बस अपने को एक मालूम हाँ, जानकारी लेना है, बस। अक्षर विकृत। फिर अक्षर विकृति, क का फ हो जाता है, त का ट हो जाता है, थ का थ हो जाता है वैसे। फिर विभक्त अक्षर फिर विकृत। विभक्ति अक्षर विकृत शब्द, जैसे शब्द जिन्हें तोड़कर तद्भव रूप बनाकर पढ़ा जाए वे इसी कोटि में आते हैं, जैसे कर्म को विभक्त करके करम, उदर को उरध, आत्म को आतम, ऐसे आदि। युक्ताक्षर विकृति युक्त। इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र ने विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार जब शब्द परस्पर विभक्त न होकर मुक्त हो और तब उनमें से किसी भी यदि विकार आ जाता है, युक्ताक्षर विकृति मतलब महाजिन्ही को महाजनी, उलंबी को उकलंबी, वैसे उदाहरण दिए गए हैं, विकृत हो जाता है। घसीटाक्षर विकृति युक्त शब्द, त्वरावश लिखी जाने वाली पांडुलिपि घसीटाक्षर में लिखी जाती है। घसीट में लिखी जाने वाली पांडुलिपि में विकृति आने की भी स्वाभाविक है। राजकाज में पन्नादि घसीट अक्षरों में लिखे जाने की जॉइंट अक्षर वैसे नहीं, घसीट के लिखते नहीं, घसीट के वो लंबा जाता है, ऐसे घसीट घसीट के लिखते हैं तो वो अपने को पढ़ते आना ना, क्या इंग्लिश में भी लिखते ना वो अपन। कर्व लिखते हैं, आगे कर्व लिखते हैं, आगे एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखते हैं, वही अलंकरण विकृति। हाँ, जब फ्लावर बना देते हैं या तो डबल लाइन आगे खींच देते हैं, उनकी मनवी मर्जी अलंकरण कर देते हैं, तो भी वो एक समस्या आ जाती है। फिर नवरूपाक्षर युक्त शब्द, जब लिपिकार अक्षर रूप के अतिरिक्त कोई नया अनेक एवं अनोखा रूप लिखता है, तब उसे नवरूपाक्षर युक्त शब्द विकृति की अधिक गुंजाइश रहती है। लुप्त अक्षरी शब्द, ध्वनियों की तरह अक्षर विकृत में लोप, आगम और विपर्यय की स्थिति देखी जा सकती है, देखने को मिलते। कोई कोई अक्षर ब्रह्मवंश या त्वरावश छूट जाते हैं। बादशाह जे विरामी शाही लिखा, इसने युवरामी शाह की विराहिम शाह हो गया। संजासीय क्या सज्जासीय का ज लुप्त हो गया, वैसे कोई कोई अक्षर लुप्त हो जाते हैं। आगमाक्षरी, आगमाक्षरी मतलब लिपिकर्ता की भूल से पांडुलिपि में शब्द में एक दो अक्षर को आगम भी हो जाता है, नए शब्द ऐड हो जाते हैं। आगम मतलब ऐड कर जाना। विपर्याक्षरी शब्द, वर्ण विपर्य भी होता है, इसमें असावधानी वश आगे का अक्षर पीछे या पीछे का अक्षर आगे लिखा जाता है। संकेताक्षरी शब्द, शंख का प्रयोग भी मिलता है। लंबे या बड़े शब्दों को जब उसके छोटे अंश के द्वारा दर्शाया जाता है तो यह निरर्थक सा छोटा अक्षर संकेत पूरे शब्द के रूप में ग्राह्य होता है। जैसे संवत्सर के लिए सम डॉट अपने लिख देते ना, हे या हेम, अपन लिखते ना, पर अब क्या समझना उसके आगे वाले के ऊपर हो जाता नहीं। हाँ जाता है, बराबर है। अपने संबंध का सम लिखते हैं, लेकिन दूसरे कोई को संबंध का कुछ दूसरा मीनिंग आएगा, तो वैसे हो जाता है। विशिष्टार्थी शब्द, पांडुलिपि विज्ञान में विशिष्टार्थी शब्दों का अत्यधिक महत्व है। यह रूपगत नहीं है। विशिष्ट शब्दों का विशिष्ट अर्थ जाने बिना हम यथार्थ अर्थ तक नहीं पहुंच सकते। केवल अभिधात करते हुए अर्थाभास का अनुभव करते हैं। बिना उन शब्दों का अर्थ समझे खिंचातान कर अर्थ निकालना होता है। बस कितने के ये सभी ऐसे एक उदाहरण प्रस्तुत है। मजदूम नरावई जो उसका भी एक दिया है, मजदूम का मखदूम कर दिया, नरावई का अलग अलग दोष का यातना देना, हाथ का शीघ्र। अभी ये सभी शिलालेख में, तो शिलालेख में कौन पूछने जाएगा, अपने अपने अर्थ निकालते, अपने अपने रीत से लिखते सब। संख्यावाचक शब्द, चंद्रमा क्या क्या आया, अनेक शब्द संख्यावाची होते हैं, उनमें से जिस संख्या का बोध होता है वही अर्थ ग्रहण करना होता है। ऐसे शब्दों में अभिधार्थ से न काम नहीं चलता। इस प्रकार के शब्दों की सूचना पिछले पृष्ठ में अन्यत्र दी जा चुकी है, जैसे रजनी, चंद्रमा, वेद, रस, यहाँ पे दिया हुआ है ना, कहीं मैं देखी तो कहीं एक पेज पे दिया हुआ है, उसके इतने सारे वर्ड है। नंबर 1 डालना, उस दिन मैम ने बताए थे ना, उसका नंबर 1 डालना, फिर नंबर 2 वापस पूछना है, कुछ तो बोले थे, मेरे को याद नहीं है पूरा। तो देखी भी थी कि नंबर 1 डालना, फिर वो नंबर 2, बहुत सारे मीनिंग है। चंद्र के कितने कितने नाम है, कुछ तो था, कहाँ है मालूम नहीं।
हाँ नहीं नहीं एक था आया था। हाँ मैम ने बोले भी थे वो, नंबर 1 डालना, नंबर 2 डालना, कहाँ पे है वो? कौन सी ढूंढना है। पांडुलिपि के प्रकार में था मेरे ख्याल से। हाँ प्रकार में ही था। समाधान। ये है ना पेज समस्या और नंबर समाधान 55, 113। 55, पेज नंबर नहीं 54, नहीं 55। 113 में भी है ना, यहाँ पे बहुत 113 सारे वाला दिए हुए नीचे। हैं, यहाँ यहाँ पे पे बहुत सारे दिए हुए हैं। 54, 55 में। 55। हाँ पूरा अंक सूचक शब्दों की संख्या। हाँ गगन, बराबर आकाश, बराबर। अंबर, अभ्र, व्योम, अंतरिक्ष, बराबर नभ, पूर्ण, कितने सारे नाम है बाप रे। बराबर है। हम्म। वही। हाँ फिर नेक्स्ट है वर्तनी च्युत ठीक शब्द। है। हाँ कभी कभी पांडुलिपि में ऐसे शब्दों का प्रयोग भी दिखने को मिलता है जब लेखक या लिपिकर्ता द्वारा वर्तनी की भूल हो गई हो। इस वर्तनी च्युति के कारण स का श, उ का उ आदि रूप लिखे मिलते हैं, जैसे सलील का शलील, तरु का तरु आदि। वर्तनी च्युति में कारण मात्रा विकृति एवं शब्द विकृति स्वाभाविक है। स्थापन शब्द भ्रमात अथवा अन्यथा। जब पांडुलिपि में प्रयोग कोई शब्द पाठक या अध्येता की समझ से बाहर होता है तब वह अपनी सुविधार्थ उस शब्द के स्थान पर नया शब्द रखकर स्वैच्छिक अर्थ निकाल लेता है। ऐसे शब्दों को स्थानापन, भ्रमात या अन्यथा शब्द कहा जाता है। इस प्रकार ध्यान रखना, अपरिचित शब्द। अपरिचित शब्द, अपरिचित शब्द कोई भी अपरिचित शब्द आ जाता है। अपेक्षित है, अपरिचित शब्द रूपों में ऐसे शब्द भी आ सकते हैं जिनके सामान्य अर्थ से हम परिचित हो किंतु विस्तार से नहीं। एक उदाहरण उसका फिर दिया है, कज्जरस, कज्जन, इवन शब्द अर्थ तक पहुंचते वाक्य में कहा। बस से बहुत हो गया, अभी अर्थ समस्या। जैसे शब्द समस्या हो गया वैसे अर्थ समस्या। अर्थ समस्या तो छोटा ही है, सिर्फ उसके 7 पॉइंट टू पॉइंट ही दिया है। पांडुलिपि अध्येता के लिए शब्द की समस्या की तरह अर्थ की समस्या भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उस समस्या में निम्नलिखित ये सभी कारण है। मिलित शब्दावली में से उचित शब्द रूप का न बनना। शब्द रूप को ठीक पहचान करने में अर्थ भी सहायक होता है। मिलित शब्दावली में से ठीक शब्द रूप पर पहुंचने पर ठीक अर्थ पाना भी आवश्यक है, लेकिन जब मिलित शब्दावली में से उचित शब्द रूप नहीं बन जाता है तो अर्थ की समस्या बड़ी जटिल हो जाती है। अभी अपने शब्द ही बराबर नहीं पढ़ेंगे, तरु का तरु कर देंगे तो उसका अर्थ पकड़ना भी बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बाबू राम जी ने मेया कंता मुझे पाठ रखा है जो कि प्रतीका है। अक्षरों को गलत जोड़ देने से यहाँ उन्होंने अर्थ दिया है, यदि दुर्जन मुझे काट डाले अथवा मार डाले तो भी बैरी नहीं। उन्होंने टिप्पणी में भेय कहनता देते हुए अर्थ दिया है, यदि दुर्जन मेरा भेद कह दे। शिव प्रसाद सिंह ने उसे ही अपनाया है। वास्तव में अप्रति से इसका मूल पाठ का उद्धार एक्चुअली होता वो है। मिल जाता है मूल ना का पूरा अर्थ सेंटेंस, तो दूसरा दूसरा मीनिंग निकल जाता है, बस उल्टा सीधा। हाँ सभी बस अलग उल्टा सीधा करते हैं। अभी मैं कुछ समझती तो मैं मेरे हिसाब से लिखूंगी, आप कुछ समझेंगे तो आप आपके हिसाब से लिखेंगे। एक नहीं और पर यहाँ पे तो प्रश्न समझने की बात नहीं, यहाँ पे तो जो मिल जाते ना वर्ड एक साथ लिखते, तो मिलित लिखावली में लिखते ना, तो अपन इधर का इधर जोड़ देते, इधर का इधर ले लेते। अभी देखो मेक हंता, अभी ये भेय करंता की जगह मेक हंता, मतलब ये अलग अलग मीनिंग भी निकल जाते हैं सब। भेय कहंता करंता में से भेयक बनाने में कहंता या करंता के क का भे से जोड़कर भेयक बना दिया गया, यह गलत शब्द बन गया। बराबर है, इससे अर्थ गलत हो गया, उलझ गया और समस्या बनी रह गई। नेक्स्ट, बड़ी किसी जाती है, अपरिचित बराबर है। शब्द को परिचित शब्दों की कोटि में लाने की के लिए अर्थ समस्या का दूसरा कारण किसी अपरिचित शब्द को परिचित शब्दों की कोटि में लाने की असमर्थता है। इसका उदाहरण उपयुक्त कीर्तिलता में के उदाहरण में प्रयुक्त वही शब्द से है। यह एक अपरिचित शब्द है जिसे पूर्व टीकाकारों ने ग्रहण नहीं किया। वही प्राकृत अवट हठ
का रूपांतर था जिसका अर्थ पास आना है, वही मतलब पास आना। एक अन्य उदाहरण संदेश राशक में प्रयुक्त आरध शब्द है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि आरध शब्द का यह अर्थ अर्थात जुलाहा अज्ञात पूर्व अवश्य है, क्योंकि कोशों में कहीं भी आरध का अर्थ जुलाहा नहीं मिलता है, अर्थात किसी शब्द के अन्य ग्रंथों में न मिलने मात्र से उसके अर्थ के विषय में शंका उठाना उचित नहीं है। संभव है किसी अधिक जानकार को वह शब्द अन्यत्र मिल भी जाए। कहा जा सकता है आरध शब्द पूर्णतः अपरिचित शब्द है। आरध, आराध्य मालूम नहीं है कौन सा शब्द है, अपरिचित शब्द है। व्याकरणिक दृष्टि से अर्थ समस्या, कई बार पांडुलिपि वैज्ञानिक के व्याकरण पर ध्यान नहीं देने के कारण भी अर्थ समस्या जटिल हो जाती है। उदाहरण के लिए संदेश राशक में अन्यत्र मीरसेनस शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसकी टीकाकारों ने मीरसेनस को मीरसेनाख्य ले लिया, व्याख्या की है। इस संबंध में डॉक्टर द्विवेदी कहते हैं कि आरोध्यो मीरसेनस का अर्थ आरोध्यो मीरसेनाख्य नहीं हो सकता। मीरसेनस षट्यंत्र पद है, इसकी व्याख्या मीर सन्नाख्या। इसमें क्या लिख सकते हैं? ये इसमें इतना ही लिखना कि व्याकरण पर, वैज्ञानिक के व्याकरण पर ध्यान नहीं देने के कारण अर्थ समस्या जटिल। अब अपन भी कैसे, अपन समझो, अपन भी विभक्ति कारक बराबर नहीं पहचानेंगे तो अर्थ का बेअर्थ में हो सकता ना। अबे आज जैसे जहां न समपई वसे न बोली ना, उसने जय जय बोल दी तो व्याकरण गलत हो गया। तो जय जय का मतलब क्या होगा? यदि यदि बराबर नहीं, वो मैं यही बोलती हूँ। लेकिन अभी इसमें अपने तो ये सब भी तो इसका जो दृष्टांत है वो तो बहुत डिफिकल्ट वाला है, तो वो तो नहीं लिख सकती मैं। कोई भी नहीं लिख सकता। तो इसमें देखो 2 क्वेश्चन आए हुए, एक पुराने पेपर में मैं दी थी, शब्द कितने प्रकार के होते हैं पांडुलिपि में प्राप्त कतिपय शब्द भेदों का पहले गए अपन ने करे देखे वो। और फिर एक और क्वेश्चन आया, पांडुलिपि अध्येता के लिए अर्थ की समस्या के कारण बताए थे, ये सब है। तो ये एक क्वेश्चन बनाए थे, इसमें 2 क्वेश्चन आने के चांस है। तभी ये पाठालोचन पे 2 क्वेश्चन देते हैं। अंदर का, पर मेरे ख्याल से ना अंदर का 2 लाइन लिखना भी बहुत मुश्किल है। मेरे ख्याल से 5 मैंने तो ऐसा सोची, अभी प्रिया मैम डांटेंगे ऐसे बोलेंगी था, पर मेरे को ऐसा तो क्षेत्रीय अनुसंधान एक कर लेना, क्योंकि वो रचना प्रक्रिया के साथ और आता है ना। फिर दूसरा मेरे को ऐसा लगा कि पाठालोचन अच्छा कर लेना चाहिए, तो कि पाठालोचन में कभी 1 भी क्वेश्चन आता, 2 भी आता, 2। फिर ये शब्द अर्थ वाला एक कर लेना चाहिए, 3। और एक वो क्या बोले सुरक्षा के उपाय है ना, वो एक 4। और एक एक्स्ट्रा एक क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन पढ़ लिए तो मेरे ख्याल से बस हो जाएंगे। 5 में से 4 तो आ जाएंगे, क्योंकि एक तो पाठालोचन पे 2 पूछेंगे, नहीं तो एक और इस पे 2 पूछेंगे, तो अभी 5 क्वेश्चन अच्छे से पढ़े तो हो जाता है अपना, नहीं? हो जाएगा। मैं चल आगे बोलती हूँ, थोड़ा ही बाकी है, हो जाएगा लेसन अपना पूरा। बोलो। भाषा विज्ञान की दृष्टि से अर्थ समस्या, व्याकरणिक अर्थ समस्या की तरह भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अर्थ की समस्या उठती है, क्योंकि शब्द के जिस रूप को अर्थ हेतु स्वीकार किया गया है वह व्याकरण सम्मत होने के साथ भाषा विज्ञान द्वारा भी सम्मत होना चाहिए, तथा तभी ठीक अर्थ मिल सकता है। संदेश राशक का एक शब्द है अधठीणु, अभी वो सभी नहीं चाहिए, बस उठीण शब्द के विचार कर अर्थ समस्या, भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी अर्थ समस्या पर विचार करना चाहिए। फिर बाह्य साम्य के अर्थ लेने से समस्या, जब किसी शब्द रूप का बाह्य साम्य देखकर अर्थ कर बैठते तब यह समस्या उठती है। इस संदर्भ में डॉक्टर सत्येंद्र कहते हैं कि संदेश राशक में एक शब्द है कौशिली,
इसका बाह्य सामस्य कुशल से मिलता है, अर्थात टिप्पणक और अवचुरिका में इसका अर्थ कुशलीन अर्थात कुशलता पूर्वक कर दिया है, पर देसी नाम माला में इस शब्द के यथार्थ अर्थ को ग्रहण करने का प्रयत्न नहीं किया। प्रावृतम अर्थ ठीक है, यह डॉक्टर द्विवेदी के अभिमत है। मालूम नहीं क्या कहना चाहते, मालूम नहीं। कुशल मिल गया तो कुशल ही है, कौशली मतलब छंदानुकूलता से अर्थ समस्या। कभी कभी कवि छंद की दृष्टि से मात्राएं घटा बढ़ा देते हैं, इसमें भी शब्द रूप का अर्थ ग्रहण करने में समस्या आ जाती है। देश काल भेद से शब्दार्थ भेद की समस्या। प्राचीन पांडुलिपियों में जो काव्य शास्त्र संबंधी होती है उनमें प्राय देश काल भेद से शब्दार्थ भेद की समस्या आया करती है। एक ही शब्द के कोशगत अनेक अर्थ होते हैं, किंतु एक रचना में एक समस्या समय एक ही अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। प्राचीन कवियों द्वारा एक ही शब्द विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त किए गए हैं, अर्थात अर्थ ग्रहण के लिए ग्रंथकार और ग्रंथ के लिए एवं काल का भी ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार पांडुलिपि विज्ञार्थी के लिए जिस सामान्य ज्ञान की अपेक्षा की जाती है उसे ध्यान में रखकर यहाँ अर्थ समस्या के समाधान की और किंचित इंगित मात्र किया गया है। बोलो, क्या बोलो? अभी अपने आप ऐसे लिख देना, बस बैठ बैठ के एक एक रेडी कर देना, रोज का एक एक ऐसे लिखो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसको एग्जाम में लिखो। बहुत टफ है। टफ तो टफ नहीं बहुत है, है, मेहनत करना है हाई बस। लैंग्वेज है। नहीं वो ये मेहनत हाई करेंगे तो लैंग्वेज ठीक है, है। बिना पढ़े नहीं होगा। नहीं, सरल लैंग्वेज में नहीं दिया है वो लोग ने, अपने लिखने वाली लैंग्वेज में नहीं दिया है, वही है। हाँ, पहले हिंदी समझना पड़ता है, बाद में वेरी अंडरस्टैंड। हाई हिंदी है, वेरी हाँ, हाई। ट्रू। जो अपनी इतनी हाई हिंदी में नहीं लिखेंगे तो अपने तरफ से अपने शब्द में लिखना पड़ेगा। अल्पा जी, आपको सुबह अभी कितना बजे आपका? इधर अभी 3:54, 4 बजे के। 3:54, अच्छा ठीक है। नहीं, हम लोग सुबह रिवीजन करते हैं रोज। 1.5 घंटे का फर्क है, अच्छा, ज्यादा नहीं हम फर्क लोग नहीं है। ज्यादा नहीं है। हम लोग सुबह रिवीजन करते हैं, आपको जुड़ना है तो हम नहीं, लोगों ने आप लोग व्हाट्सएप में कर रहे हैं, लेकिन मेरा व्हाट्सएप यहाँ नहीं चल रहा है। नहीं, जूम अच्छा, में Zoom? करते हैं। जूम में करते हैं। हाँ, ओके, लिंक कितने भेजती बजे? हूँ मैं, लिंक हाँ, भेजती हूँ। ओके। 7:30 इंडियन टाइम, 7:30। 7:30, ओके फाइन, नो प्रॉब्लम। पहले उनको 6 o'clock, हाँ, ओके। हाँ, हो जाएगा आपका। 7:40 7:40 बराबर चालू करते हैं। ओके फाइन, 7:40 ओके। भाई हाँ। 10 मिनट्स इधर उधर। हाँ हाँ, ओके फाइन। आई ट्राई करती हूँ अभी 1-2 बार। नहीं, हम लोग अभी गाथा कर रहे हैं, हम लोग 2 फिनिश कर दिए चैप्टर, अभी तीसरा 3 आचरण चल रहा है। 3 कर नहीं दिए, नहीं 3 चौथा कर दिए, चौथा चल आएगा। रहा है। आचरण कर रहे हैं आप? अभी नहीं आचरण मतलब चालू रोज किया आज। हम लोग कैसे करते हैं, एक हाँ। एक गाथा पक्की करते हैं। अपने 25 गाथा पक्की करनी है ना, तो सबकी 7-7 गाथा हो गई। रोज की एक गाथा ही लर्न करना, सब एक दूसरे को बिना देखे सुनाना। ओके ओके, अच्छा, वो दूसरा वाला है ना, ये गद्य पद्य, गद्य पद्य, वज्जा लग वज्जा लगम किया। हाँ, ओके हाँ। ओके, फाइन फाइन फाइन। तो वो एक गाथा रोज की करते हैं। फिर ओके। अपभ्रंश के थोड़े लेसन पहले संख्यावाचक कर दिए, 1 to 100 बोलना था ना, तो वो कर दिए। हाँ, ओके। पक्का कर दिए, रोज थोड़ा थोड़ा करके। अभी मेरे को पक्का तो नहीं करना हुआ, पड़ेगा, बाद में पंखा आपको नहीं हुआ। ज्वाइन करना। संख्यावाचक पक्का मतलब नहीं हुआ वैसे किसी का साइड भी। में अभी अपभ्रंश कर रहे हैं, साइड में हाँ हाँ, अपभ्रंश का कल ओके। भविष्य काल करके आना है। ओके ऐसे थोड़ा ओके थोड़ा तो क्या साइड में रिवीजन होता रहेगा। आपको भी हाँ, ज्वाइंट होना है तो हो सकते हो। ओके। नहीं, आप भेजिए, लेकिन कल मैं ज्वाइन नहीं कर सकूंगी, मुझे एयरपोर्ट जाने का ड्रॉप करने के लिए किसी को। कल नहीं, बाद में अच्छा, कोई उसके बात बाद नहीं। हो जाए। या आप लिंक भेज दीजिए हाँ प्लीज। हाँ, ठीक है, ओके। नहीं, वो ठीक प्राकृत है। डिस्कशन ग्रुप में ऐड कर दो इनको, रीता जी।
हाँ बराबर कर देती हूँ मैं। हाँ तो फिर उसमें ही लिंक जाता है ना, तो बराबर हो ओके जाता ओके बराबर है। हाँ है। ओके बाय। ओके ओके थैंक ठीक यू है, बाय बाय। थैंक यू बाय।